सॉरी दोस्तों, 10 एपिसोड सेव नहीं हो रहा है। 3 घंटा वीडियो 10 एपिसोड को हो रहा था तो वीडियो सेव नहीं हुआ और इसलिए स्टोरी अपलोड करने में देरी हो गया। 5:30 बजे अपलोड करने वाला थी लेकिन 2 बार वीडियो को सेव करने की बाय से देर हो गया। आई एम रियली सॉरी दोस्तों। हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बेहद सारा कमेंट आ रहा है कि रोमांटिक सीन डालने का, पर मैं बता दूं 270 से रोमांटिक सीन शुरू होगा। और आप सच में रोमांटिक स्टोरी सुनना चाहते हो तो मेरी दूसरी चैनल पर जाओ। उस चैनल में रोमांटिक स्टोरी अपलोड किया हूं। उस चैनल का सभी स्टोरी रोमांटिक है, तो आप सभी मेरा सेकंड चैनल पर रोमांटिक स्टोरी सुन सकते हैं। ठीक है, तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड 246, अनाहिता के लिए रुद्राक्ष का प्यार। अब तक आपने सुना कि रितेश दोनों लड़कियों को मार देता है तो नताशा पुलिस वालों को बुलाती है, मगर रुद्राक्ष वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों लड़कियों को ही इल्जाम लगा देता है और नताशा को घर से निकलने के लिए वार्निंग दे देता है। अब आगे पुलिस वाले और लॉयर के जाने के बाद वहां पर सिर्फ रितेश, रुद्राक्ष और अनाहिता ही बचे हुए थे। रितेश ने जल्दी से माफी मांगना शुरू कर दिया। आई एम सॉरी सर, मुसीबत खड़ी करने के लिए आप मुझे डांट सकते हैं, सजा दे सकते हैं, मैं डिजर्व करता हूँ। मैं तुम्हें सजा क्यों दूंगा? रुद्राक्ष ने पूछा। तुमने बिल्कुल सही किया है। यह सुनकर रितेश हैरान हो गया और उसे डाउट होने लगा कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। शुरू में उसने अपना सर नीचे झुका लिया था, लेकिन रुद्राक्ष की बात सुनने के बाद उसने सामने रुद्राक्ष को देखा और पूछा, सर आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं राइट? रुद्राक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसके सीरियस एक्सप्रेशन रितेश का सवाल के जवाब देने के लिए काफी थे, जिसे देखकर रितेश में तुरंत एक राहत की सांस ली और फाइनली वह समझ गया कि उसके बॉस अनाहकता से कितना प्यार करते हैं। अगर किसी और ने उन्हें इस सिचुएशन में घसीटा होता तो रितेश को उस आदमी के साथ साथ सजा मिलती, लेकिन यहाँ आकर रुद्राक्ष ने रितेश को डांटने की बजाय उसकी तारीफ की। यह अनाहिता के लिए उनके बॉस के प्यार के अलावा और क्या हो सकता है? जब सारिका ने रितेश को इस बारे में बताया था तो रितेश को भरोसा नहीं हुआ था। उसे कुछ डाउट थे, लेकिन अब सारे डाउट उसके गायब हो चुके थे। उसकी बॉस की जल्दी ही एक गर्लफ्रेंड होने वाली है। इतना सोचकर रितेश ने अनाहिता की तरफ देखा तो वह इमीडिएटली समझ गया कि उसे यहाँ दोनों के बीच में नहीं रहना चाहिए। इसलिए उसने जल्दी से एक बहाना बनाया और कहा कि उसकी बाइक खराब हो गई है और उसे ठीक करवाना है। और उसका यह बहाना सुनकर अनाहिता सोचने लगी कि बाइक कब खराब हुई। तभी उसने रुद्राक्ष की आवाज़ सुनी, मैं आपसे रितेश को हमेशा तुम्हारे साथ ही रखने वाला हूँ ताकि वह तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। अगर इस तरह के लोग अगली बार तुम्हें परेशान करें तो बस उससे कह देना उन्हें पीटने के लिए। तुम्हें आगे क्या होगा यह सब सोचने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम खुश हो सब ठीक है। रुद्राक्ष की यह बात अनाहिता के दिल तक छू गई, लेकिन फिर भी उसने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुम मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव करोगे तो तुम्हारी फ्यूचर वाइफ को जलन होने लगेगी? यह सुनकर रुद्राक्ष मुस्कुराया और उसने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, कोई अपने आप से कैसे जलन कर सकता है? यह सुनकर अनाहिता जम गई और शोक में रुद्राक्ष की तरफ देखने लगी। जब उसने रुद्राक्ष की आंखों में अपने लिए प्यार देखा तो उसकी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। क्या रुद्राक्ष यह कहना चाहता है कि वही हमेशा उसकी वाइफ रहेगी और उनके कॉन्टेक्ट मैरिज एक रियल शादी होगी? लेकिन अनाहिता के कोई जवाब देने से पहले ही रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, मैं मजाक कर रहा था। यह सुनकर अनाहिता रिलैक्स तो हो गई, मगर पता नहीं क्यों उसका मूड खराब हो गया। तभी रुद्राक्ष ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, मैंने थोड़ी देर पहले ही मल्होत्रा ग्रुप की अनाउंसमेंट देखी कि उन्होंने तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं इस बारे में बताया? यह सुनकर अनीता का एक्सप्रेशन तुरंत खराब हो गए और उसने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, यह कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। वैसे भी वह मेरा घर तो था ही नहीं। एक बार मैं सब कुछ अपनी मॉम के नाम पर वापस कर दूं तो मैं वह वापस वहां जाऊंगी और कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। तुम जरूर वापस जा पाओगी। वह लोग तुम्हें उस जगह से नहीं निकाल सकते जो तुम्हारी है, वह बस पैरासाइट है। रुद्राक्ष ने सीरियसली कहा। अनाहिता ने भी यह सुनकर हाँ में सर हिला दिया। कुछ सेकंड के लिए रुद्राक्ष शांत रहा, मगर उसने आखिर में पूछ लिया, कल क्या हुआ था? कल तो आत्माराम बाबा के जाने के बाद वह ठीक ही था। अनाहिता ने ना में सर हिलाया और थोड़ा कंफ्यूजन में बोली, मुझे नहीं पता। हिमेश मल्होत्रा ने बोला कि यह उसकी मां ने यह सब करने के लिए कहा है, मगर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यह उसका अपना फैसला है। और उसके अलावा कैकेई मल्होत्रा सीरियल से गिरने के बाद इस वक्त अस्पताल में है और जैसा कि मुझे अंदाजा है शायद उसकी तबीयत ज्यादा खराब है। समझ गया।
रुद्राक्ष को फाइनली समझ में आ गया कि हिमेश मल्होत्रा ने ऐसा क्यों किया है, इसलिए वह बोला, तुम्हारे आने के बाद मल्होत्रा परिवार में बहुत कुछ हुआ है, और अब जब कैकेयी मल्होत्रा के सभी जितना हो रहा है तो उसे पक्का से डर होगा कि तुम ही बुरी किस्मत लेकर आई हो। यह सुनकर अनाहिता ने हंसते हुए कहा, यह समझने के लिए उसे थोड़ी देर हो चुकी है, उनकी किस्मत बिगाड़ने के लिए ही तो मैं वापस आई थी। क्या तुमने रहने के लिए जगह ढूंढ ली है? अगर नहीं तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। रुद्राक्ष के सजेशन से अनाहिता के दिल की धड़कन फिर बढ़ गई। उसने अपने आप को पसंद करने की पूरी कोशिश की और मना करते हुए कहा, नहीं, हिमेश मल्होत्रा ने मेरे लिए घर तैयार किया है, मैं क्लास खत्म होने के बाद वही जा रही हूँ उसे साफ करने के लिए। उसमें बहुत परेशानी होगी, तुम मेरे घर पर रह सकती हो, वहां पर बहुत जगह है। रुद्राक्ष बोला और फिर उसने जल्दी से ऐड किया, मैं सिंघाना मेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मैम्पल मेंशन लेकर जाऊंगा। आफ्टर ऑल सुमित्रा जी सिंघानिया मेंशन में ही है और अनाहिता उनके साथ रहने में अनकंफर्टेबल फील करेगी, इसलिए रुद्राक्ष ने जल्दी से क्लियर किया कि वह उसे की घर में रहने की बात कर रहा है। लेकिन फिर भी अनाहिता ना में सर हिलाकर कहा, नहीं, सच में ठीक है, जो घर हिमेश मल्होत्रा ने मुझे दिया है वह यहाँ से ज्यादा दुनिया नहीं है, वहाँ से मेरा कॉलेज भी आना जाना आसान होगा, और मुझे जहाँ तक याद है मेरी मॉम पहले वहाँ रहती थी, इसलिए मुझे वहाँ जाकर देखना है कि कहीं उनके कोई सबूत या फिर कोई चीज़ वहाँ मिलती है या नहीं। ओके, रुद्राक्ष ने हल्की डिसअपॉइंटमेंट में कहा, लेकिन उसका रीज़न सुनने के बाद वह आगे कुछ नहीं बोल पाया और बोला, ठीक है, फिर तो मैं कॉलेज के बाद तुम्हारी मदद करूंगा घर साफ करने में। यह सुनकर अनाहिता ने हंसते हुए कहा, क्या द ग्रेट मिस्टर सिंघानिया ने कभी घर के काम किए हैं? तुम मुझे और परेशान मत करना। चिंता मत करो, मैं घर के कामों में सुपर टैलेंटेड हूँ। अगर मैं सिंघानिया ग्रुप का सीईओ नहीं होता तो वर्ल्ड बेस्ट क्लीनर होता। अच्छा, ऐसी बात है? अनाहिता ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा और हाँ में सर हिलाकर बोली, ओके, तो फिर मैं कॉलेज के बाद अपनी आंखों से देख लूंगी वर्ल्ड बेस्ट क्लीनर का कमाल। जैसे ही अनाहिता ने अपनी बात खत्म की, रुद्राक्ष का फोन बजा। अनाहिता को नहीं पता था कि फोन की दूसरी तरफ कौन था, बस उसने रुद्राक्ष के मुंह से ओके सुना और उसके बाद रुद्राक्ष ने कॉल कट कर दिया। वह कुछ पूछ पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष खुद बोला, हेल्थ चेकअप के रिपोर्ट बाहर आ गए हैं, उन्हें कोई चोट नहीं लगी है, उन्हें बस हल्के से निशान आ गए थे, मैं जा रहा हूँ लोअर से कहने के लिए मानहानि का दावा करने उन पर। अनाहिता अपने आप को कभी साधु या फिर संत नहीं समझती थी, इसलिए उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, अच्छी बात है, उन लोगों को इस तरह खुले घूमने की आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। जितना उसे परेशान करने वाले लोग काम होंगे उतना बेहतर होगा। आफ्टर ऑल वह सब लोग बड़े हैं और उन्हें अपनी बातों और अपनी की हुई हरकतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठानी होगी। कुछ बोलो कुछ भी क्यों ना करें, उनकी पनिशमेंट उन्हें खुद ही भुगतनी होगी। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। जब अनाहिता इस तरह कोल्ड हार्टेड तो फैसला लेती थी तो उसे काफी अच्छा लगता था, वह काफी एडमायर करता था अनाहिता के इस बिहेवियर को। उसके बाद उसने अपने लॉयर को फोन करके उन दोनों लड़कियों पर मानहानि का दावा करने के लिए कहा और कॉल कट होने के बाद बोला, अगर मेरे लॉयर में ठीक से काम किया तो उन्हें कम से कम 3 सालों की सजा होगी। तुम्हें अब उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वह लोग एक्चुअली कोर्ट में हाजिर हो उससे पहले कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे अरेस्ट होने में भी, अभी वह लोग अरेस्ट नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, मैं ऐसे लोगों से कितने टाइम से डील कर रही हूँ, 2-3 दिन और लगेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। इतना कहकर अनाहिता ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और बोली, अब मुझे क्लास में जाना चाहिए, अगर मैं लेट हुई तो वह मेरा खड़ूस टीचर फिर से मुझे लेक्चर देगा और मैं सचमुच उसके बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। ओके, फिर तुम जाओ, मैं कॉलेज के बाद मिलता हूँ। सी यू। अनाहिता ने उसे बाय कहा और फिर इस कॉलेज के अंदर चली गई। अनाहिता को जानते ही रितेश अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर वहां पहुंच बोल, बोस चलो। रुद्राक्ष बोला, आत्मा की शांति की पूजा की पूरी तैयारी हो गई है, हमने बहुत सिंपल ही रखा है, हम बस कुछ ही लोग वहां होंगे। जब रितेश ने पूजा वाली बात सुनी तो उसका वगोसिप करने का सारा मूड खत्म हो गया और उसने उदास होकर हाँ में सर हिला दिया। क्लासरूम में वापस आने के बाद नताशा की सारी खुशी खत्म हो गई थी और उसे एक अजीब सा डर और इरिटेशन फील हो रही थी। रुद्राक्ष ने सचमुच इस बार सिंघानिया मेंशन से निकल जाने की आखिरी वार्निंग दे दी है, अब उसे क्या करना चाहिए। उसने अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए तेजी से अपना सर पढ़कते हुए वह सोचने लगी। तभी उसके डेस्कमेट ने कहा, मैं जा रहा हूँ शेखर सर से बात करने के लिए ताकि वह मेरी सीट बदल दे, तुम हमेशा पढ़ाई में डिस्टर्ब करती रहती हो।
नताशा बहुत गुस्से में थी और उसने दांत पीसते हुए कहा, जाओ जाकर कह दो सर से मुझे भी तुम्हारे बगल में बैठना नहीं है। उसकी डेस्क मेट ने स्ट्रेंजली नताशा की तरफ देखा, लेकिन अब जब वह ऑलरेडी उससे चिढ़ा हुआ था तो फाइनली खड़ा होकर शेखर को ढूंढने के लिए निकाला, लेकिन इत्तेफाक से शेखर ठीक उसी वक्त अंदर आया तो नताशा के डेस्क मेट ने अपना हाथ उठाकर लाउडली कहा, सर मुझे अपनी सीट चेंज करनी है। शेखर ने कंफ्यूजन में नताशा को देखा और फिर बोला, लेकिन वह तो एक अच्छी सीट है, तुम्हें वहां से जाना क्यों है? नताशा कुछ बोलती है उससे पहले कि उसके डेस्कमेट ने उसे रुकते हुए कहा, यह काफी वियर्ड है, वह हमेशा मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब करती रहती है और मैं अब यह बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे अपनी सीट चेंज करनी है। इस बार फिर शेखर ने नताशा की तरफ देखा, मगर शौक में जब भी सब लोग उसे हैरानी या फिर गुस्से से देखते नताशा को वह फीलिंग बहुत इरिटेट करती थी। वह भी बोली, सर मुझे भी अपनी सीट चेंज करनी है, मुझे इसके बगल में और नहीं बैठना। शेखर की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने नताशा के डेस्क मेट की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों की सीट तुम्हारे एग्जाम रिजल्ट के अकॉर्डिंग अरेंज की गई है, अगर तुम लोगों को अलग अलग सीट पर बैठता है तो तुमने में से किसी एक को जाकर पीछे बैठना होगा। यह सुनते ही नताशा के डेस्कमेट की आंखों में चमक आ गई और वह बोला, ठीक है फिर तो मैं पीछे जाकर ही बैठता हूँ, अब मुझे टॉप स्टूडेंट के बगल में बैठने का मौका मिल जाएगा। टॉप स्टूडेंट? शेखर ने चेक करने क्लासरूम के पीछे वाली सीट पर देखा तो उसे अंदाजा हुआ कि पीछे सिर्फ एक ही सीट खाली है, जो ठीक है अनाहिता के बगल में है। तो वह लोग उसे टॉप स्टूडेंट समझते हैं, क्या घटिया बात है। यह सोचकर शेखर एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वह बोला, हमारा मंथली टेस्ट जल्दी ही होने वाला है, इसलिए कुछ दिनों के लिए और बर्दाश्त कर लो, और जहां तक बात रही नताशा की, मुझे तुमसे बात करनी है। वह लड़का तुरंत शेखर की बात से डर गया तो उसने हाँ में सर मिलकर अपनी सीट पर बैठना ही बेहतर समझा। तब शेखर ने नताशा की तरफ देखते हुए कहा, मेरे साथ आओ। अब नताशा के पास शेखर के पीछे पीछे क्लासरूम से बाहर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब वह दोनों कॉरिडोर में पहुंचे तो नताशा देख सकती थी कि शेखर कितना चिढ़ा हुआ है। उसे नहीं याद था कि इस शेखर ने पहले कभी उसे इतने गुस्से में देखा हो। सर मैं। नताशा, शेखर ने उसकी बात बीच में रोकते हुए कहा, तुम्हें रिसेंटली हो क्या गया है? ना सिर्फ तुम क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो, मगर तुम दूसरे स्टूडेंट को डिस्टर्ब भी कर रही हो। क्या तुम्हें पता है कि मुझे तुम पर कितना भरोसा है? तुम्हें अपनी हरकतें सुधारनी होगी। नताशा ने अपने लिप्स बाइट करते हुए हाँ में सर हिलाकर कहा, यस सर मैं समझ गई, सॉरी मत बोलो, जितना जल्दी तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओगी उतना ही अच्छा है। तुम मेरी क्लास में एक ऐसी लड़की हो जिसमें मुझे पूरा भरोसा है कि मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में जाने की पोटेंशियल है, इसलिए मुझे डिसअपॉइंट मत करो। शेखर की बात सुनकर नताशा फाइनली थोड़ी सी खुश हो गई। अगर वह मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाती है तो उसके सिंघानिया मेंशन में ना रहने के बावजूद भी सुमित्रा जी उसकी साइड ही रहेगी। और जहां तक बात रही शादी की, भले ही रुद्राक्ष अपने फैसले खुद लेता हो, मगर उसमें उसे सुमित्रा जी का ओपिनियन मानना होगा, और उसके अलावा अब अनाहिता के पास उसके नाम के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए सुमित्रा जी बिल्कुल उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी। नताशा समझ गई कि उसे फिर से अपनी पढ़ाई को ट्रैक पर लेकर आना होगा ताकि वह अपने गोल को अचीव कर सके, इसलिए उसने अपनी मुठिया टाइटली बंद करते हुए कहा, चिंता मत कीजिए सर, मैं मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शेखर ने उसे करेक्ट करते हुए कहा, तुम्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं है, बस तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तुम पक्का एडमिशन मिल जाएगा। अगर उसके स्टूडेंट को मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है तो फाइनली उसे उनकी तरह से टीचिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वह जहां चाहे वहां आसानी से पढ़ सकता है। अचानक से शेखर को और नताशा को दूर से कदमों की आहट सुनाई थी तो उन्होंने उसे डायरेक्शन में देखा। एक ब्राइट सनलाइट में एक लड़की उनकी तरफ आ रही थी। उस लड़की की स्किन बहुत ही फ्लॉलेस थी और वह सूरज की रोशनी में चमक रही थी। भले ही उसका चेहरा बिना किसी मेकअप के था, मगर उसकी खूबसूरती ने नताशा के मेकअप वाले चेहरे को भी पीछे छोड़ दिया था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी एक पल के लिए सांस लेना भूल जाए, और वह गॉर्जियस लड़कियां अनाहिता के सिवा और कौन हो सकता है। उसे देखते ही नताशा और शेखर दोनों के ही एक्सप्रेशन खराब हो गए, लेकिन नताशा अनाहिता की तरफ नफरत और गुस्से भरी नजरों से घर रही थी, जबकि शेखर की नजरें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी।
सर, अनाहिता ने पॉलिटली उसे ग्रिट किया। शेखर ने उसे की ग्रीटिंग को इग्नोर किया और नताशा की तरफ मुड़कर बोला, मैं ऑलमोस्ट तुम्हें बताना ही भूल गया था कि कल यहाँ पर लेक्चर के तौर पर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर आ रहे हैं और इत्तेफाक से कल मेरा कोई लेक्चर नहीं है, इसलिए मैंने कॉलेज में नहीं होगा। अथर्व सर ने कहा कि तुम एस्ट्रोनेशन में काफ़ी अच्छी हो, तो तुम एक ट्रांसलेटर के तौर पर गेस्ट लेक्चरर के साथ रहोगी पूरे कैंपस के दौरान। मैक्सवेल यूनिवर्सिटी से एक गेस्ट लेक्चरर। नताशा की आंखों में चमक आ गई और उसने एक्साइटेड होकर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, आई प्रॉमिस, मैं कल पूरे दिन उनके साथ रहूंगी। ऑल राइट। शेखर और नताशा एक्साइटेड होकर बात करने लगे और उन्होंने पूरी तरह से अनाहिता को इग्नोर कर दिया था। अनाहिता को भी उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वह भी क्लास के अंदर चली गई। भले ही शेखर नताशा से बात कर रहा था मगर उसकी नज़रें लगातार अनाहिता पर बनी हुई थी और जब उसने नताशा को गेस्ट लेक्चरर के ट्रांसलेटर के तौर पर हायर किया तो उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ ऊंची कर दी थी। भले ही उसे नहीं पता था कि वह क्यों जानबूझकर अनाहिता को इग्नोर कर रहा है, लेकिन जब उसने अनाहिता को उसकी इग्नोरेंस से कोई फर्क पड़ता होगा ना देखा तो वह काफ़ी नाखुश हो गया। अनाहिता के अंदर जाने के बाद जब क्लासरूम का दरवाज़ा बंद हुआ तो शेखर ने वहां से जाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम पहले अंदर चले जाओ और कल के लिए अच्छे से तैयारी कर लेना। नताशा, जिसने अपनी एक्साइटमेंट में शेखर का अनयूजुअल बिहेवियर नोटिस नहीं किया, उसने खुश होकर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैं ज़रूर तैयारी कर लूंगी सर, मैं अंदर जाती हूँ। ओके। जैसे शेखर ने कहा, बेल बहुत तेज़ी से बजी। अब जब यह एडवांस मैथ क्लास का वक्त था तो शेखर अपने लेक्चर नोट के साथ क्लासरूम में पहुंचा। उसके क्लासरूम में कदम रखते ही पूरा क्लास शांत हो गया। आफ्टर ऑल शेखर की खतरनाक एक्सप्रेशन देखकर अभी भी सारे स्टूडेंट डर जाते थे। शेखर ने शार्प नज़रों से पूरी क्लास की तरफ देखा और कहा, चलो क्लास शुरू करते हैं, अपनी बुक का पेज नंबर 74 खोलो। उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके जब अनाहिता ने वह पेज नंबर खोला तो अनाहिता यह देखकर शॉक हो गई कि उसकी सिर्फ एक दिन की छुट्टी में शेखर ने 20 पेज पढ़ा दिए थे। उसकी टीचिंग स्पीड इतनी ज़्यादा हाई थी, ऑर्डिनरी स्टूडेंट कैसे यह सब मैनेज करेंगे। अचानक से उसका फ़ोन बाजा, जिसका मतलब था कि उसके फ़ोन पर मैसेज आया, जिसे समझकर अनाहिता तुरंत ही चेक कर लगी। यह देखकर शेखर ने उसकी तरफ शार्प नज़रों से देखते हुए कहा, यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने फ्री टाइम में भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बिना मतलब के भी छुट्टियां लेते रहते हैं और वापस आने के बाद भी अपने क्लास पर फोकस नहीं करते हैं। लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं वह मंथली टेस्ट के बाद स्पेशल का क्लास से निकल जाते वक्त मेरे ऊपर ब्लेम न डालें और ना ही दोबारा मौका देने की बात कहे। शेखर ने बहुत ही कोल्डली कहा। भले ही उसने कोई नाम नहीं लिया था मगर यह बात क्लियर थी कि वह अनाहिता के बारे में ही बात कर रहा था। अनाहिता ने अपना फ़ोन साइलेंट पर कर दिया और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह अंदर ही अंदर देखना चाहती थी कि शेखर ने कितनी प्रोग्रेस की है क्लास में, मगर जैसे ही वह अपना फ़ोन साइलेंट कर रही थी उस थोड़ा मैसेज दिखाई दिया, मैम हमने सारे के सारे रोबोटिक पेसमेकर रवाना कर दिए हैं और वह इंडिया पहुंचने ही वाले होंगे। अगर अनाहिता को यह मैसेज नहीं मिला होता तो वह शायद राघव वाले एक्सीडेंट के बारे में भूल ही जाती। उसने जल्दी से उस मैसेज का जवाब थोड़ा सा छोटे शब्दों में दिया और फिर अपना ध्यान बुक के ऊपर लगा लिया। भले ही अभी शेखर जो पढ़ा रहा था वह बहुत ही एडवांस और डिफ़िकल्ट था, अगर अनाहिता के लिए वह अभी भी काफ़ी इजी था। कुछ पेज पढ़ने के बाद वह काफ़ी बोर हो गई और उसने मैथ पर अपना दिमाग लगाने की बजाय संस्कृत की बुक पढ़ना शुरू किया, क्योंकि वह इस सब्जेक्ट में कमज़ोर थी। शेखर जो सामने ब्लैकबोर्ड के पास पढ़ रहा था, उसकी नज़र बार बार पीछे बैठी अनाहिता की तरफ जा रही थी। वह कितना भी रोकने की कोशिश क्यों ना करता, वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपनी नज़रें अनाहिता के ऊपर जाने से। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 247 स्टूडेंट लोन। अब तक आपने सुना कि पुलिस के आने पर रुद्राक्ष भी टाइम पर पहुंच जाता है और दोनों लड़कियों को ही फंसाकर उन्हें जेल भिजवाने की तैयारी कर लेता है, और वही उसके बाद अनाहिता क्लास के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाती है। अब आगे शेखर पीछे मुड़कर अनाहिता को देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। जब शेखर को एहसास हुआ कि वह बार बार अनाहिता को देखे जा रहा है तो उसे काफ़ी इरिटेशन फुल हुई, लेकिन उसके लेक्चर के आधे में ही कोई इंटरप्ट करने लगा। जब शेखर ने मुड़कर देखा तो उसे 2 स्टूडेंट क्लास में इंटर करते हुए देखे। उनके चेहरे इतने पीले पड़े हुए थे जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो।
उनको इस तरह देखकर शेखर की भौहें आपस में सिकुड़ गई और लेट आने की वजह से वह चिल्लाते हुए बोला, कहाँ गए थी तुम दोनों? आधा लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। शेखर के सवाल ने उन दोनों को काफी डरा दिया। फाइनली उनमें से एक लड़की ने हिम्मत इकट्ठा करके हकलाती हुई आवाज में जवाब दिया, हम हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही शेखर के गुस्से वाले एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गए और उसने उन दोनों को अगली बार छुट्टी से पहले इन्फॉर्म करने के लिए और एप्लीकेशन देने के लिए कहा और फिर अपना लेक्चर फिर से शुरू करने लगा। जल्दी ही वह दोनों स्टूडेंट्स जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। सीट पर बैठने से पहले उन्होंने एक नज़र अनाहिता की तरफ देखा। उनकी नज़रों को महसूस करके अनाहिता ने भी उनकी तरफ वह देखा। अनाहिता को अपनी तरफ देखा हुआ पाकर वह दोनों जल्दी ही डर गई और दूसरी तरफ देखने लगी। अनीता की भौहें आपस में सिकुड़ गई। क्या यह वह दोनों लड़कियां नहीं हैं जो उसके ऊपर और उसे रितेश के ऊपर पुलिस केस करने वाली थी? जब अनाहिता ने देखा कि वह कैसे वह लोग उसे नजरें बचा रही है, तो अनाहिता ने कंधे उचकाए और अपनी संस्कृति की टेक्स्ट बुक पढ़ने लगी। भले ही बाकी सारे सब्जेक्ट अनाहिता के लिए चुटकी का खेल थे, मगर संस्कृत उसके लिए स्ट्रगल वाला काम था। भले ही उसके पेरेंट्स ने उसे इस लैंग्वेज को भी उसे सिखाया था, लेकिन यहाँ बैठे दूसरे स्टूडेंट की तरह वह इस लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं थी और उसके अलावा मंथली एग्जाम जल्दी ही आने वाले थे। वह मुंबई यूनिवर्सिटी से तब तक नहीं जा सकती थी जब तक वह उसे आदमी को ना ढूंढ ले। लगता है अब उसे अपनी संस्कृति इम्प्रूव करने पर काफी मेहनत करनी होगी। शेखर का लेक्चर पलक झपकते ही बीत गया। लेक्चर खत्म होते ही जैसे ही अनाहिता ब्रेक लेने वाली थी, वीरेन और अद्विक उसके पास पहुंचे। वह दोनों के दोनों, खास करके अद्विक काफी खुश दिख रहा था। बॉस, मैंने आपको बहुत मिस किया। क्या आप आज रात गेम खेलने चलोगे? नया सीजन जल्दी ही शुरू होने वाला है। हम एक साथ सारे के सारे चार्ट को डोमिनेट कर देंगे। भले ही वीरेन शांति से बैठा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे उसे साफ था कि वह भी उन्हें ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन अनाहिता ने एक माफी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम लोगों के साथ चल पाऊंगी। मैं आज किसी और के साथ जा रही हूँ अपना नया घर साफ करने के लिए। किसी और दिन चलेंगे। वह शब्द नए हाउस ने वीरेन का मूड खराब कर दिया और वह बोला, आपको अगर किसी भी चीज में मदद की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मेरे डैड ने मुझे बहुत सारे एटीएम कार्ड दिए हैं मुझे पढ़ाई को लेकर। इतना कहकर वीरेन अपने पॉकेट से कुछ कार्ड निकाले और उसे देते हुए कहा, प्लीज इसे ले लीजिए। अद्विक ने भी वीरेन की नकल करते हुए कुछ एटीएम कार्ड निकालकर टेबल पर रखते हुए कहा, भले ही मैं वीरेंद्र की तरह अमीर नहीं हूँ, लेकिन इन कार्ड में कुछ लाख रुपए हैं। आप जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इतना अमाउंट काफी नहीं है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं अपनी फैमिली से थोड़े और मांग लूंगा। भले ही वह दोनों उसे शांत करने की या फिर उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके इस ऑफर को देखकर अनाहिता को थोड़ा ऑकवर्ड लगा और वह बोली, कोई बात नहीं है, मेरे पास अपने पैसे हैं। एक बार मैं अपने नए घर को अच्छे से साफ करके सेट कर लूँ तो मैं फिर तुम दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करूंगी। मैं अपनी कुकिंग स्किल्स को थोड़ी बहुत इम्प्रूव कर रही हूँ। अनाहिता ने जवाब दिया और सारे कार्ड उन्हें वापस दे दिए। अनाहिता को ना लेटा हुआ देखकर उन्होंने अपनी कार्ड वापस लेने का डिसाइड किया। इत्तेफाक से शेखर भी इस वक्त वहां से गुजरा और जब उसने उनके हाथों में एटीएम कार्ड देखे तो उसका एक्सप्रेशन डार्क हो गए और उसने गुस्से में कहा, अनाहिता मेरे साथ ऑफिस में चलो। अभी शेखर को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर अद्विक ने सिंपैथी से अनाहिता को देखा और फिर अपनी सीट पर वापस चला गया और वहीं दूसरी तरफ गुस्से में वीरेन का खून खोल रहा था। अगर यहाँ उसका भाई राघव होता तो कब का शेखर जान से गया होता। कुछ मिनट के बाद अनाहिता शेखर के ऑफिस में पहुंच गई। उसे लगा कि शेखर क्लास में फ़ोन इस्तेमाल करने को लेकर उस पर चिल्लाएगा, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब शेखर ने उस चीज़ को बिल्कुल मेंशन नहीं किया और वह बोला, मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार में तुम्हें घर से निकाल दिया है। यह फॉर्म तुम स्टूडेंट को लोन के लिए अप्लाई कर सकती हो। क्या आज सूरज पूर्व की वजह पश्चिम से निकला था? जब अनाहिता ने शेखर के दिए हुए पेपर से देखें तब वह कंफर्म हो गई कि वह स्टूडेंट लोन के लिए एप्लीकेशन है और वह शेखर की तरफ हैरानी से देखने लगी। अगर वह लोग रूम के अंदर नहीं होते तो पक्का अनाहिता एक बार सूरज की डायरेक्शन जरूर चेक करती। तुम दिन में खड़े होकर क्या सपने देख रही हो? उसे फिल करो और प्रिंसिपल सर को दे आओ। शेखर ने अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए उसे देखकर कहा। शेखर के चेहरे पर इम्पेशेंट देखकर अनाहिता समझ गई कि वह उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहता है और ना ही क्लास के दौरान मोबाइल चलाने को लेकर उसे डांटना चाहता है। वह जेन्युइनली उसकी मदद करना चाहता है।
लेकिन उसे हुआ क्या है? शायद वह उतना भी बुरा नहीं है जितना अनाहिता ने सोच लिया था। शायद अनाहिता ही उससे थोड़ा रुडाली बिहेव करती थी और एक टीचर होने के नाते उसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती थी। आफ्टर ऑल वह एक आदमी है और वह भी इतनी यंग एज में इतना सक्सेसफुल, और वह नेचुरली उसे इसलिए डिसलाइक करता है क्योंकि उसे यही लगता है कि वह कनेक्शंस के जरिए यहाँ यूनिवर्सिटी में मज़े करने के लिए आई है और अपनी नफरत के बावजूद भी वह उसकी मुसीबत में मदद करने के लिए तैयार हो गया है। लगता है मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में अभी भी स्टैंडर्ड है। लेकिन क्या वह सच में जेन्युइनली उसकी मदद करना चाहता है? बहुत सारे सवाल अनाहिता के दिमाग में घूम रहे थे। उसे कोई जवाब नहीं देता हुआ देखकर शेखर ने एप्लीकेशन उठाया और उसके चेहरे के सामने हिलाते हुए कहा, अनाहिता मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें बात सुनाई दे रही है? फाइनली उसके ऐसे करने से अनाहिता अपने होश में वापस आई और उसने शेखर के हाथ में पड़े हुए पेपर्स को देखा और फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने ना में सर हिलाकर कहा, शेखर सर आपकी जेनरस ऑफर के लिए थैंक यू, मगर मेरे पास पैसे हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। अब अनाहिता तो वैसी लोग लड़की नहीं थी कि वह दूसरे के खिलाफ मन में नफरत पाल कर रखे, इसलिए जब उसने देखा कि शेखर सचमुच उसकी मदद करना चाहता है तो उसने सच्चे दिल से उसे थैंक यू कहा। लेकिन जैसे ही उसने यह बात खत्म की शेखर की भौहें आपस में सिकुड़ गई। तुम्हारे पास पैसे है? उसने अपनी आंखें छोटा करके शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे पास वीरेन और अद्विक पैसे है? यह सुनते ही अनाहिता शेखर की तरफ हैरानी से देखने लगी और उसने पूछा, सर आपका मतलब क्या है? शेखर ने मुंह बनाया और उसकी आंखें डार्क हो गई। तुम इतनी छोटी सी उम्र में भी अपने हार्ड वर्क से पैसे नहीं कमाना चाहती और दूसरे आदमियों के पैसे पर रहना चाहती हो, और अब जब तुम अपने घर से निकल गई हो तो तुम किसी अमीर इंसान की मिस्ट्रेस बनने वाली हो। जब अनाहिता ने शेखर की इस तरह की घटिया बातें सुनी तो उसका चेहरा गुस्से की वजह से काला पड़ गया। उसने गुस्से में कहा, मैंने उसके पैसे नहीं लिए। ओ, मुझे समझ में आ गया कि तुमने उनके पैसे क्यों नहीं लिए। उनके पैसे तुम्हारे लिए काफी नहीं है, राइट? तुम रुद्राक्ष सिंघानिया के पैसों के पीछे हो, लेकिन आई गैस उसकी फैमिली तुम जैसी लड़की को अपनी परिवार में शामिल तो नहीं करेगी। एक प्रोफेसर होने के नाते और टीचर होने के नाते तुम्हें मैं एडवाइस दे देते हूँ, अगर तुम अपना जिद्दी एटीट्यूड इसी तरह मेंटेन रखोगी तो तुम रुद्राक्ष की एक मिस्ट्रेस बनकर ही रह जाऊंगी, इसलिए अपने आप को बर्बाद करना बंद करो। शेखर ने गुस्से में अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा। अनाहिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बोली, प्लीज अगली बार इस तरह की घटिया बातें करके मुझे बेइज्जत करने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। मैं किसी की मिस्ट्रेस बनने का कोई शौक नहीं रहती और ना ही मैं अपने आप को बर्बाद करूंगी। अगर ऐसी बात है तो तुम यह एप्लीकेशन फिलअप क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि मेरे पास अपने खर्चे के लिए पैसे हैं और यह स्टूडेंट लोन बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स को मिलता है, और मैं नहीं चाहती कि मैं फालतू में यह पैसे लेकर किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट की अपॉर्चुनिटी खत्म कर दो। यूनिवर्सिटी के जरिए मिलने वाले स्टूडेंट लोन की एप्लीकेशन लिमिटेड होती थी और अनाहिता किसी और स्टूडेंट का मौका नहीं छीनना चाहती थी क्योंकि उसके पास काफ़ी पैसे थे। लेकिन शेखर इसकी यह बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने कोल्डली पूछा, तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के पैसे हैं? तुम्हारे इनकम का सोर्स क्या है? उसका यह सवाल सुनकर अनाहिता ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, मगर बात उसके गले में ही फंस गई। वह यह नहीं बोल सकती थी कि वह माही ग्रुप की फाउंडर और सीईओ है, वह बात उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज कर देगा। जब अनाहिता ने कोई जवाब नहीं दिया तो शेखर की नज़रें थोड़ी सॉफ्ट हो गई और वह बोला, मेरी एडवाइस ले लो और यह एप्लीकेशन फॉर्म भर दो और अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम टॉप 20 रैंक में आ सको इस मंथ की एग्जाम में। अगर तुमने एफर्ट्स लगाया तो तुम शायद मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई कर सकती हो, उसके बाद तुम्हारा फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। शेखर ने जेटली कहा। भले ही शेखर की टोन पहले की तरह गुस्सैल नहीं थी, मगर वह क्लियरली उसे बिना फॉर्म फिलअप किए जान देने वाला नहीं था। अनाहिता अब बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई थी। वह बिना अपने आप को एक्सपोज किए वह उसका ऑफर रिजेक्ट नहीं कर सकती थी। एक गहरी सांस के साथ उसने वह एप्लीकेशन फॉर्म लिया। मुझे खुशी हुई कि तुमने मेरी एडवाइस ली, शेखर ने उसे पेन देते हुए कहा। एक बार तुम्हारा फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाए तो तुम क्लास में वापस जा सकती हो। शेखर ने अपनी बात खत्म की और खड़े होकर अपनी सीट अनीता को बैठने के लिए दे दी। शेर का और बिहेवियर अनाहिता ने नोटिस नहीं किया क्योंकि वह जल्दी से जल्दी यह सब खत्म करके यहाँ से निकलना चाहती थी।
वह जल्दी से सीट पर बैठी और उसने एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर दिया। शेखर अनाहिता के पीछे खड़ा हो गया और उसे फॉर्म भरता हुआ देखने लगल। वह वाला एरिया ब्लैंक छोड़ दो प्रिंसिपल सर, और मैं भर देंगे, बाकी सब तुम भर दो। शेखर ने हल्का सा उसके कंधे की तरफ झुकते हुए कहा। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और एप्लीकेशन भरना जारी रखा। अचानक से शेखर की नज़र अनाहिता पर पड़ी। वह खड़ा था, इसलिए शेखर अनीता की साइड प्रोफाइल परफेक्टली देख सकता था। छोटे छोटे बाल अनाहिता के चेहरे पर आ रहे थे उसके डेस्क पर झुकने की वजह से, और उसके अलावा अनाहिता की गर्दन बिल्कुल पतली और स्नो की तरह व्हाइट थी। शेखर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उसकी नज़र अनाहिता ऊपर से हट ही नहीं रही थी। भले ही शेखर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन वह जानता था कि मोस्ट फेमस फिल्म फीमेल सेलिब्रिटीज़ हमेशा खूबसूरत नेक होने के बारे में आर्टिकल पोस्ट करते रहते थे और कई लोग उन्हें पसंद भी करते थे। अनाहिता की भी नेक बिल्कुल पतली और पौज थी, बिल्कुल एक हंस की तरह। जब शेखर ने अनाहिता की फ्लॉलेस स्किन को नोटिस किया तो वह अपनी उंगलियां उस पर चलना चाहता था। अनाहिता की नेक बिल्कुल परफेक्ट होगी, ऐसी जैसी सेलिब्रिटीज आर्टिकल में पोस्ट करके उनकी तारीफ करती है। दोपहर होने की वजह से खिड़की की धूप अनाहिता के पीछे से चेहरे पर पड़ रही थी। ठीक उसी वक्त अनाहिता की पर स्किन से धूप लगने से एक गोल्डन ग्लो था जो किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकता था। अनाहिता की ऐसी खूबसूरती से अचानक शेखर को अपना गला में सूखता हुआ महसूस हुआ और उसने अपना थूक निकला। अचानक से अनाहिता बोली, सर। पैनिक करते हुए शेखर ने तुरंत अपनी नज़रें हटा ली और अपने और बिहेवियर को छुपाने के लिए अपना गला साफ किया। सर। अनाहिता को नहीं पता था कि शेखर उसकी तरफ देख रहा है, क्योंकि वह जल्द से जल्द फॉर्म फिनिश करना चाहती थी। वह बोली, मेरा हो गया, क्या आप प्लीज़ एक बार देख लेंगे। उन दोनों के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां थीं और शेखर को अनाहिता कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी, इसलिए अनाहिता एक ही रूम में उसके साथ रहे नहीं चाहती थी और यहाँ से जल्द काम खत्म करके निकलना चाहती थी। ओके, शेखर ने उससे नज़रें नहीं मिलाई बल्कि बिना उसकी तरफ से देख ही फॉर्म ले लिया और धीमी आवाज़ में बोला, तुम अब जा सकती हो। फाइनली अनाहिता उसके ऑफिस से बाहर निकल गई। उसका ऑफिस का डोर बंद हो गया। तुरंत शेखर ने अपना हाथ तेजी से धड़कते दिल के पास रखा और अपने आप को ठीक किया, लेकिन फिर भी वह अपने दिल की धड़कनों को काबू नहीं कर रहा था। उसके साथ हो क्या गया था? वह क्यों अनाहिता के बारे में ऐसा सब कुछ सोच रहा था? हैरानी से शेखर वापस कुर्सी पर बैठ गया, मगर वह अपने दिमाग को कितने भी कंट्रोल करने की कोशिश क्यों ना करता, उसके दिमाग में अनाहिता ही घूमती रहती। फ्रस्ट्रेशन में शेखर ने अपना हाथ टेबल पर दे मारा और जिसकी वजह से उसके डेस्क पर रखा हुआ काफी सारा सामान तेज आवाज के साथ नीचे गिर गया। ठीक उसी वक्त उसका फोन बजा। शेखर ने देखा तो उसकी माँ उसे कॉल कर रही थी। अपने आप को शांत करने के लिए शेखर ने 2 गहरी सांस ली और फिर कॉल उठाते हुए, हेलो मॉम। शेखर, कल तुम्हारी कोई लेक्चरर्स नहीं है राइट? तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आ जाते? क्या बात है मॉम? यह सुनकर उसकी मॉम ने दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा, मेरी यूनिवर्सिटी के एक दोस्त ने कुछ दिनों पहले मुझे कांटेक्ट किया था। उसने कहा कि उसकी एक बेटी है जो तुम्हारी उम्र की ही है। उसे अपनी बेटी की शादी की बहुत चिंता है, इसलिए उसने यह बात मुझे भी बताई। क्या तुम्हें पता है कि उसकी बेटी एक फेमस डॉक्टर है? मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसे कल यहाँ इनवाइट करूंगी। शेखर, तुम अब यंग नहीं हो, तुम्हारी उम्र 30 से ऊपर होने वाली है। तुम्हारे डैड और मुझे मेरे पोता पोती चाहिए। सच यह था कि शेखर के पेरेंट्स को अभी तक नहीं पता था कि शेखर को अभी तक मैक्सवेल यूनिवर्सिटी से टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला है, और उन्हें लगता था कि उनके बेटे का कैरियर बहुत ही सक्सेसफुल है और वह अब अपनी एक फैमिली शुरू कर सकता है, और उसके अलावा दोनों ही रिटायर हो चुके थे और उन्हें अपने पोता पोती चाहिए था। अगर कोई और दिन होता तो शेखर यह ऑफर बिना सोचे समझे रिजेक्ट कर देता, लेकिन जब उसने अनाहिता को लेकर अपने ख्याल याद किया तो बोला, ओके, मैं आज अपने लास्ट लेक्चर के बाद वापस आ जाऊंगा घर। दूसरी तरफ अपने बेटे का जवाब सुनकर उसकी मोम बहुत खुश हो गई और बोली, एक्सीलेंट, मैं अभी जाकर कल के खाने के लिए तैयारी करती हूँ। मैं तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाऊंगी। ऑल राइट, इतना कहकर शेखर ने कॉल कट कर दिया। उसने फिर से दरवाजे की तरफ देखा और फिर से उसके दिमाग में अनाहिता के ख्याल घूमने लगे। तुरंत शेखर ने अपना सरनामे हिलाया और मन ही मन खुद को ही गालियां दी। लगता है वह बहुत टाइम से सिंगल रह गया है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वह अनाहिता से अट्रैक्टेड फुल कर रहा है। अगर वह किसी और लड़की से मिलेगा तो शायद उसके दिमाग में अनाहिता को लेकर वह सब ख्याल नहीं आएंगे।
लेकिन शेखर ने यह नहीं सोचा कि क्यों उसने अनाहिता की उसके परिवार से निकलने वाली खबर सुनते ही प्रिंसिपल सर से खास पर्सन ली जाकर स्टूडेंट लोन के एप्लीकेशन लेकर आए थे। वहीं रायचंद प्राइवेट तो हॉस्पिटल में। दिव्या को भी अपनी मां का फोन आया और वह बोली, मैं कल कहीं नहीं जा सकती हूँ, हॉस्पिटल में मैं बहुत बिजी हूँ। दिव्या, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? मैंने उसके पिक्चर्स देखे थे, वह काफी टोल है, हैंडसम है, और तुम जानती हो वह मुंबई यूनिवर्सिटी का लेक्चर भी है, उसका एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है मेरे लिए, तो उसे एक मौका देखकर तो देखो। अगर तुम एक बार मिलने के बाद उसे पसंद नहीं करती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, दिव्या की मां ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। आखिर में कोई चॉइस ना होने पर दिव्या मान गई और बोली, ठीक है, मैं सिर्फ हम खाना खाने के लिए आऊंगी और खाना खाते ही निकल जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूं कि तुम मान गई, हमें यहाँ एक साथ चलेंगे। ओके, दिव्या ने इम्प्रेशन के लिए जवाब दिया और बिना किसी जवाब का इंतजार किया कॉल कट कर दिया। इत्तेफाक से राघव भी इस वक्त रूम में आया और उसने कहा, दिव्या, क्या तुम कल रात वाली मेरी ड्यूटी संभाल सकते हो? मुझे बाहर खाने पर जाना है। दिव्या ने पूछा। नो प्रॉब्लम, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, लगता है कि वह रोबोटिक पेसमेकर अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं है। शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर अनाहिता ने उन्हें कल रात निकालने के लिए भेजा होता तो वह अब तक यहाँ पहुँच गए होते। मेरे अंदाजे से टाइम पर पेसमेकर को डिलीवर करना अब इम्पॉसिबल है, हम उसके अगेंस्ट अब लीगल एक्शन ले सकते हैं, राघव ने एक बड़ी से मुस्कुराहट के साथ कहा और उसकी बातों ने दिव्या के इरिटेटेड मूड को काफी अच्छा कर दिया। तो फिर ठीक है, तुम लॉयर खोजो। इतना कहकर उसने अपने बैग से एटीएम कार्ड निकाला और टेबल पर रखते हुए कहा, मैं लीगल फीस तुम्हें दे देती हूँ और बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, जो लोग पेशेंट की जिंदगी से खेलते हैं मैं उन्हें नहीं देखना चाहती। भले ही राघव ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन उसने उसका कार्ड नहीं लिया। मैं तुम्हें कैसे पैसे देने दे सकता हूँ? चिंता मत करो, मैं फीस दे दूंगा लॉयर की, अभी मुझे जाना होगा लॉयर को चेक करने के लिए, राघव ने काफी प्राइड के साथ कहा। दिव्या थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई और बोली, शायद हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, आफ्टर ऑल उसने तो आधी रात का वक्त दिया है ना, अगर पेसमेकर उससे पहले पहुंच गए तो सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे और उसके अलावा शायद वह हमारे ऊपर केस भी कर सके। वह इम्पॉसिबल है, अगर वह इतनी कैपेबल होती तो वह अब तक वह मशीन से यहाँ तक पहुँच चुकी होती, अब तक वह यहाँ नहीं पहुँचे हैं, इसका मतलब साफ है कि वह यहाँ नहीं भिजवा सकती, राघव ने जल्दी से उसे एश्योर करते हुए कहा। दिव्या ने थोड़ी देर राघव की बातों के बारे में सोचा और फिर बोली, ठीक है, फिर तो मैं जा रही हूँ, पेशेंट को चेक करने, बाकी सब तुम्हारे हाथों में है। इतना कहकर उसने अपना कोट उठाया और बाहर निकल गई। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 248, मैक्सवेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। अब तक आपने सुना कि रुद्राक्ष अनाहिता की मदद करता है, उसके बाद यह शेखर अनीता को स्टूडेंट लोन दिलवाने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ राघव पेसमेकर टाइम पर न पहुंचने की वजह से अनाहिता पर केस करने वाला होता है। अब आगे। भले ही राघव ने ओके का जेस्टर किया, मगर दिव्या ने दोबारा उसे मुड़कर देखने के भी जहमत न उठाई, बल्कि अपने हाथ में मेडिकल रिपोर्ट लेकर बाहर निकल गई। लेकिन राघव ने उसकी रुडनेस को अपने दिल पर नहीं दिया और बिना किसी दिल के उसने लॉयर को कॉल किया और इस मैटर को हैंडल करने के लिए बात करने लगा। वहीं मुंबई यूनिवर्सिटी। अनाहिता के रूम में वापस आते ही अद्विक और वीरेन परेशानी से उसके पास से दौड़ते हुए पहुंचे। बॉस, क्या आप ठीक है? क्या उस शेखर के बच्चे ने आपको फिर से डांटा अभी के लिए? अद्विक ने काफी परेशान आवाज में पूछा। भले ही वीरेन को देखकर लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता है, मगर आखिर में उसके मुंह से सिर्फ एक सिंपल सवाल निकला, क्या आपको मदद चाहिए? मैं ठीक हूँ, अनाहिता ने नाम में सर हिलाते हुए कहा। भले ही शेखर सर की बातें थोड़ी हार्श थी, मगर उनका मतलब ठीक ही था। उन्होंने सुना कि मैं मल्होत्रा परिवार से निकल गई हूँ तो उन्हें चिंता थी कि मुझे मेरे खर्चे के लिए पैसों की जरूरत होगी, इसलिए उन्होंने स्टूडेंट लोन का एप्लीकेशन भरने के लिए। स्टूडेंट लोन, उसमें तो प्रोग्रेस होने में काफी वक्त लगता है और वह काफी थकावट वाला काम भी है, आप बस हमारे पैसे ले सकती हो, अद्विक ने काफी तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, जिससे सबका ध्यान उनके ऊपर चला गया। जिसे देखकर तुरंत वीरेन ने उसे किक किया ताकि वह चुप हो जाए और बोला, आई एम सॉरी बॉस, यह इसी तरह चिल्लाता रहता है। इट्स ऑल राइट, अनाहिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया।
वैसे भी उसे दूसरों की यह सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वीरेन शांत हो गया जब उसने देखा कि अनाहिता को अद्विक के ऐसे तरह चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने पूछा, वैसे यह शेखर के दिमाग में चल क्या रहा है? वह आपके बिना किसी कारण के टारगेट करता रहता है और फंसाता रहता है, और अब वह आपकी मदद क्यों करना चाहता है? क्या यह कोई जाल है? अनाहिता ने ना में सर हिलाया और कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म पर कॉलेज का ऑफिशियल स्टाम्प भी देखा था और उसके अलावा वह उसे फॉर्म को मेरे अगेंस्ट कैसे इस्तेमाल कर सकता है? अगर शेखर ने सच में कोई जाल बिछाया है तो यह उसे ही हर्ट करेगा और यह दिखाएगा कि वह एक लेक्चरर होने के लिए अनक्वालिफाइड है। भले ही इस बात सच है, मगर आपकी मदद करना यह काफी और बात है, वीरेन ने काफी गहराई से सोचते हुए कहा। शायद शेखर कर उसने भी बुरे नहीं है जितना हम लोगों ने सोच लिया है, अनाहिता ने सजेस्ट किया। तभी इस वक्त क्लास की बेल बजी, जो इस बात का सिग्नल था कि अगली क्लास शुरू होने वाली है। अब वक्त एस्ट्रोनेशन का क्लास का था और उसे क्लास को अनाहिता एंजॉय करती थी क्योंकि उसे अथर्व सर के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। उसने वीरेन का कंधा थपथपाते या और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। भले ही बैल बज चुकी थी मगर अथर्व सर को ही दिखाई दे नहीं रहे थे, इसलिए क्लास में शोर होने लगा। लेकिन स्टूडेंट आपस में बात नहीं कर रहे थे बल्कि तेज आवाज में टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यह एक स्पेशल क्लास थी, इसलिए यहाँ के ज्यादातर स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग और पढ़ने में बहुत अच्छे थे। और वही अद्विक दूसरी तरफ एग्जैक्टली ऑपोजिट था। बुक के 2 पेज पढ़ने के बाद ही वह बोर लुक के साथ बैठ गया। उसके दोस्त के उसे लेजी आदतों से वीरेन हमेशा से परिचित था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और वह अपना पूरा ध्यान अपने टेक्स्ट बुक पर लगाकर बैठा हुआ था। वही 4th रो के खिड़की पर के पास बैठी हुई एक फीमेल स्टूडेंट ने अपनी डिसमेट के कपड़े को पकड़ते हुए कहा, अब हम क्या करेंगे? मैं क्लास में फोकस भी नहीं कर पा रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि वह लोग हमें जेल भिजवा सकते हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने पेरेंट्स को इस बात में बताना चाहिए। वह दोनों लड़कियां और कोई नहीं बल्कि वही लड़कियां थीं जो सुबह यूनिवर्सिटी के गेट के सामने अनाहिता और रितेश को फंसाकर जेल भिजवाना चाहती थी। लेकिन उनमें से एक लड़की बहुत ही शांति थी और वह बोली, चिंता मत करो, हमारे वापस लौट के बाद तो कुछ भी नहीं हुआ है। क्या तुमने थोड़ी देर पहले अद्विक के तेज वाली आवाज नहीं सुनी? अनाहिता के पास इतनी भी पैसे नहीं है कि वह अपना खर्चा चला सके, इसलिए उसने स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई किया है। मैं श्योर हूँ कि मिस्टर सिंघानिया सिर्फ स्कूल गेट के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ताकि हमें डराया जा सके। वह अनाहिता जैसी फैमिली से निकाली हुई लड़की के लिए इतनी आगे नहीं जागाएंगे। क्या तुम श्योर हो कि कुछ नहीं होगा? उसकी दूसरी वाली फ्रेंड बिल्कुल कन्विंस नहीं हो रही थी। मेरा भरोसा करो। लेकिन मिस्टर सिंघानिया स्पेशली अनाहिता के लिए यूनिवर्सिटी से आए, मुझे अभी भी लगता है कि वह हमें जेल भिजवा सकते हैं। उसकी यह बात सुनकर उसकी दोस्त ने ना में सर हिलाकर हंसते हुए कहा, तुमसे किसने कह दिया कि रुद्राक्ष सिंघानिया अनाहिता के लिए वहां आए थे? वह उसे बच्चों के लिए वहां आए थे जिसने हमें मारा था, क्योंकि वह उनका एम्प्लॉय है। ज्यादा मत सोचो, बस एक बार अनाहिता और मिस्टर सिंघानिया के स्टेटस के बीच में का फर्क देख लो। भले ही मिस्टर सिंघानिया अनाहिता को थोड़ा बहुत उसकी खूबसूरती की वजह से पसंद करते हो, तो वह उसे अपनी मिस्ट्रेस से ज्यादा कुछ नहीं बना सकते और एक लॉयर को बुलाकर हमारे ऊपर केस करवाना उनके घोटाला वाले रिलेशनशिप पर लोगों का ध्यान ले आएगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि अमीर लोगों के लिए उनकी रेपुटेशन ही सबसे ज्यादा मायने रखती है? तो मिस्टर सिंघानिया सिर्फ अनाहिता के साथ अपने अफेयर के लिए अपनी रेपुटेशन क्यों बर्बाद करेंगे? उस लड़की की कॉन्फिडेंट बातों ने फाइनली उसके दोस्त को थोड़ा शांत कर दिया, लेकिन वह पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी और अभी भी उसे थोड़ा डर लग रहा था। ठीक उसी वक्त अथर्व सर क्लासरूम के अंदर आते हुए बोले, स्टूडेंट मैं देर से आया, उसके लिए सॉरी, मुझे कुछ मैटर सॉल्व करने थे। उन्होंने एक्सप्लेन किया और जाकर अपने डेस्क पर बैठ गए और कुछ देर बाद वह आगे बोले, और हाँ, मुझे एक अनाउंसमेंट भी करनी है। कल मैक्सवेल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हमारे कैंपस में आ रहे हैं। वह कुछ स्पीच देंगे और तुम्हें यूजफुल स्टडी टिप्स भी देंगे। मैक श्योर कि तुम लोग उनकी बातों पर अच्छे से ध्यान दो और सीखो। उनकी इस अनाउंसमेंट ने पूरे क्लास में एक असाइनमेंट का माहौल क्रिएट कर दिया। मैक्सवेल यूनिवर्सिटी के लेक्चर, मुझे पक्का यकीन है कि उनके स्टडी टिप्स काम के होंगे। मैं तो घर से एक वॉइस रिकॉर्डर भी लेकर आऊंगी ताकि अच्छे से रिकॉर्ड करके रख सकूं, ताकि एक भी डिटेल मिस ना हो। हाँ, मैं भी एक नोटबुक लेकर आऊंगी और सब कुछ अच्छे से लिख लूंगी।
लोग बात करने लगे तो प्रोफेसर अथर्व ने अपना गला साफ किया, जिससे सब लोग फिर शांत हो गए और फाइनली क्लास शांत होने के बाद अथर्व सर फिर से बोले, तुम्हारे शेखर सर मैक्सवेल यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह कल यहाँ नहीं हो पाएंगे और उन्होंने नताशा को चुना है ट्रांसलेशन के लिए। नताशा, मेक श्योर कि तुम अच्छे से प्रिपरेशन करके आओ। एक बार क्लास होने के बाद तुम मेरे ऑफिस में आ जाना और स्कूल हिस्ट्री से कुछ नोट्स ले लेना और तुम्हें उन सारी चीज़ों को पहले से ही ट्रांसलेट करके याद कर लेना होगा। यह सब सुनकर सब लोग एडमिनिस्ट्रेशन में नताशा को देखने लगे। आफ्टर ऑल उन सब की दिली इच्छा थी कि वह लोग मैक्सवेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए और मैक्सवेल यूनिवर्सिटी के आने वाले प्रोफेसर के लिए ट्रांसलेटर बनना उनके उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के चांसेस बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रांसलेटर की पोजीशन ऑलरेडी नताशा ने ले ली है। उनकी जलन और एडमिनिस्ट्रेशन वाली नज़रों को देखकर नताशा को अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हुआ और वह अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने पीछे मुड़कर अनाहिता की तरफ देखा। वह देखना चाहती थी कि क्या उसकी इस पोजीशन से अनाहिता को भी जलन होती है या नहीं, लेकिन उसे डिसअपॉइंटमेंट तब हुई जब उसने देखा कि अनाहिता अपना सर नीचे झुकाकर किसी बारे में गहराई से सोच रही है। जब अथर्व सर ने अनाउंसमेंट किया तो अनाहिता ने एक बार ऊपर सर उठाकर भी नहीं देखा। नताशा ने अपने होंठ दबाए और दूसरी तरफ देखने लगे, क्योंकि उसे डर था कि वह उसे नताशा के साथ ही उन प्रोफेसर का ट्रांसलेटर बनने के लिए कहेंगे। आफ्टर ऑल अथर्व सर उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते थे। अगर वह प्रोफेसर किसी और यूनिवर्सिटी से आते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह थी कि अगर मैक्सवेल यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर यहाँ आया तो शायद वह अनाहिता को पहचान जाएंगे। मल्होत्रा ग्रुप को बर्बाद करने का उसका प्लान लगभग पूरा ही होने वाला है। वह इस वक्त अपनी आइडेंटिटी बाहर नहीं आने दे सकती। भले ही अनाहिता ने आखिरी लाइन में नीचे सर झुकाकर पूरी छुपने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अथर्व सर ने उसका नाम लिया, जिससे अनाहिता अपनी जगह पर जम गई और उसने सर उठाकर अथर्व सर की तरफ देखा। तभी प्रोफेसर अथर्व सर बोले, अनाहिता, न सिर्फ वह प्रोफेसर हमारे पूरे कॉलेज का टूर करेंगे, बल्कि उन्होंने एडवांस मैथ क्लास के कुछ लाइसेंस को भी ट्रांसलेट करने का प्लान किया है। एक बार नताशा उनका टूर करा दे कॉलेज का तो तुम क्यों नहीं प्रोफेसर जोनास को ज्वाइन कर लेती हो उन्हें ट्रांसलेशन में मदद करने के लिए। यह सुनते ही नताशा ने अपने गुस्से में जबड़े कस लिए। उन्होंने क्यों उसे टूर गाइड बना दिया और अनाहिता को प्रोफेसर की टीचिंग मटेरियल्स में मदद करने के लिए कहा। अनाहिता के कंपैरिजन में क्या अथर्व सर को लगता है कि मैं कम समझदार हूँ, इसलिए वह ऐसा कर रहे हैं। भले ही नताशा का दिल गुस्से के मारे जल रहा था, लेकिन अनाहिता दूसरी तरफ इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि लगभग उसकी आंखों में आंसू ही आ गए थे। उसने हिचकिचाते हुए कहा, सर मुझे नहीं लगता कि मैं यह टास्क करने के लिए क्वालिफाइड हूँ। अब जब नताशा ऑलरेडी उनके टूर के दौरान ट्रांसलेटर बनी रहेगी तो ही आप उसे ही प्रोफेसर जोनास के साथ काम करने दीजिए। नताशा की भौहें आपस में और सिकुड़ गई। क्या अनाहिता को लगता है कि वह एक चैरिटी केस है? लेकिन नताशा कोई जवाब देती है उससे पहले ही अथर्व सर ने ना में सर हिलाते हुए कहा, जितना नताशा फ्लुएंट है मुझे डर है कि वह टास्क अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएगी। अनाहिता, तुम्हें यह पोजीशन लेनी ही होगी। उनकी यह बात सुनकर नताशा को और ज्यादा गुस्सा आ गया और गुस्से के मारे ही उसने अचानक अपना हाथ खड़ा करते हुए कहा, सर यह मुझ पर छोड़ दीजिए। जब अथर्व सर ने नताशा को गुस्से में खड़ा होकर कहते हुए सुना तो वह थोड़ा कंफ्यूज हो गए। जब शेखर सर ने नताशा को ट्रांसलेटर के तौर पर चुना था तो वह ज्यादा खुश नहीं थे उनकी चॉइस से, क्योंकि अनाहिता एस्ट्रोनेशन में नताशा से कई ज्यादा आगे थी। अब जब उन्होंने देखा कि नताशा कैसे ट्रांसलेटर के साथ साथ काम में भी मदद करना चाहती है, वह कंफ्यूज हो गए। अब जब नताशा खुद यह सब करना चाहती है और अनाहिता नहीं करना चाहती तो वह उसे मना नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद गहरी सांस छोड़कर कहा, ऑल राइट नताशा, तुम लेसन वाले प्लान्स को भी हैंडल कर लेना, लेकिन प्लीज अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो बिना हिचकिचाए अनाहिता को कांटेक्ट कर लेना और अनाहिता तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। नताशा अगर तुमसे मदद मांगे तो उसकी मदद करना। एस्ट्रोनेशन के सारे प्रोफेसर उस वक्त अपनी क्लास में बिजी होंगे, इसलिए तुम ही सिर्फ मदद के लिए अवेलेबल रहोगी। प्लीज इस मैटर को सीरियसली लेना, पूरे यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन इस पर है। अब जब अथर्व सर ने आखिर में डिसीजन ले लिया तो अनाहिता मना नहीं कर पाई, इसलिए उसने हाँ मैं सर हिलाकर कहा, समझ गई सर। बस उसे मन में यही उम्मीद थी कि काश इस बार नताशा सब कुछ अकेले संभाल ले। वही नताशा गुस्से में उबाल रही थी। अथर्व सर इतनी बेइज्जती वाली बात पूरी क्लास के सामने के कैसे कह सकते हैं? क्या वह इनडायरेक्ट यह बोलना चाहते हैं कि वह अनाहिता जितनी अच्छी नहीं है वह उसे गलत प्रूफ कर देगी?
इतना सोचकर नताशा ने गुस्से में घुरकर अनाहिता को देखा। जब अनाहिता ने उसे इस तरह गुस्से में अपनी तरफ घुरता हुआ पाया तो वह कंफ्यूज हो गई। क्या नताशा का दिमाग खराब हो गया है? उसने तो उसे सामने से अपॉर्चुनिटी शॉप दी, तो फिर भी वह इतनी नाखुश क्यों है? अनाहिता ने कंधे उचकाए और नताशा को इग्नोर करके अपनी सीट पर बैठ गई और कुछ करने लगी। वह जो लिख रही थी वह नोट्स नहीं बल्कि मल्होत्रा ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मगर इस वक्त अभी भी उसके पास क्रूशियल पीस पर एविडेंस नहीं थे, जिसमें इंडिविजुअल मल्होत्रा मिनरल डिपॉजिट के सबूत भी थे। अगर दूसरी तरफ वाला इंसान सचमुच कोई बड़ी बेवकूफ़ी करे, तब जाकर वह इस हालत में मल्होत्रा ग्रुप को पूरी तरह से खत्म करके उसे फिर से राठौर ग्रुप बना सकती है। इस तरीके से वह सब कुछ वापस ले लेगी जो उसकी मॉम का था, और उनका बदला भी। एक कोल्ड और डिटरमिनेंट लुक अनाहिता की आंखों में दिखाई दिया, लेकिन जितनी जल्दी ही वह आया उतनी जल्दी ही गायब हो गया। कोई भी देखाता तो यही सोचता है कि अनाहिता बिल्कुल गुस्सा नहीं है। वह अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकती है। इमोशन को अच्छे से छुपा पाना अनाहिता की कई सारे टैलेंट में से एक तक था। जब तक क्लास खत्म हुई तब तक सनसेट होने वाला था और चारों तरफ डूबते हुए सूरज की लाल रोशनी फैली हुई थी। मुंबई यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर स्टूडेंट कैंपस में ही रहते थे और उन्हें अगर जाना होता था तो अपने क्लास के क्लास टीचर और फिर प्रिंसिपल की परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी। अनाहिता ने जल्दी से रुद्राक्ष को मैसेज भेजा कि वह थोड़ी देर में उसे यूनिवर्सिटी गेट के बाहर मिलेगी, और उसके बाद एक एप्लीकेशन पर प्रिंसिपल दीक्षित के सिग्नेचर लेने के बाद टीचर रूम की तरफ जाने लगी। अब जब शेखर का दोपहर में सिर्फ एक ही लेक्चर था तो अनाहिता ने सोचा कि वह अब तक अपने रूम में वापस चला गया होगा। अनाहिता को याद था कि कैसे वह रात को अकेले शेखर से मिलने गई थी, तो उसने उसे गलत समझ लिया था, इसलिए उसने इस बार त्रिशा को अपने साथ ले जाने का सोचा। भले ही त्रिशा यूजुअली इंट्रोवर्ट और डरी डरी रहती थी, लेकिन जब भी वह अनाहिता के साथ तो होती तो उसका सारा डर खत्म हो जाता है और उसके पर्सनालिटी एक अलग ही इंसान की बन जाती थी, और वह एक बोलने वाली मशीन की तरह। जब अनाहिता 2 दिन नहीं आई थी, उसे बीच में क्या किया हुआ वह सब कुछ बताया जा रही थी। उसे पार्टी के बाद से इंडियन सैन पेंटिंग संगठन ने मुझे कांटेक्ट किया था और उन्होंने मुझे मेंबरशिप भी दी है। अब जब मैं सैन पेंटिंग बहुत अच्छे से कर सकती हूँ तो मैं उनकी एप्लीकेशन फॉर्म को साइन करके दे दिया। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं और उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पर एक पिंक कलर की छोटी कार दी है, लेकिन मैं उसे चला नहीं सकती क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है अभी, त्रिशा ने एक्साइटेड होकर अनाहिता को बताया। अनाहिता त्रिशा की बातें सुनती जा रही थी और बीच बीच में हाँ में सर हिला देती। पलक झपकते ही वह लोग टीचर्स रूम के बाहर पहुंच गए। मुझे शेखर सर से बहुत डर लगता है, क्या मैं फर्स्ट फ्लोर पर ही रुक जाऊं तो ठीक रहेगा? त्रिशा ने धीरे से कहा। अनाहिता त्रिशा को मुसीबत में नहीं फंसना चाहती थी, इसलिए उसने हाँ में सर हिलाकर कहा, ओके मैं अकेले चली जाती हूँ। सच यह था कि उसे शेखर नापसंद नहीं था, मगर उसे शेखर की बातें सुनकर इरिटेशन होती थी। शेखर के आसपास होने से पता नहीं क्यों अनाहिता को इरिटेशन होती थी, मगर वह शेखर के साथ किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए वह त्रिशा को अपने साथ लेकर आई थी। लेकिन आखिर में उसे शेखर का सामना अकेले ही करना होगा। अनाहिता जल्दी ही शहर के दरवाजे के बाहर पहुंच गई और उसने अपने हाथ उठाकर नॉक किया। नॉक की आवाज़ सुनते ही शेखर ने दरवाज़ा खोला। उसके दरवाजे पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसके पीठ पर उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। वह अनाहिता थी। अनाहिता को देखते ही शेखर का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दी और उसने कोल्ड आवाज़ में पूछा, क्या बात है? सर मुझे बस यहाँ आपके सिग्नेचर चाहिए। अनाहिता ने अपना पकड़ा हुआ एप्लीकेशन उसे दे दिया। एप्लीकेशन फॉर्म देखते ही शेखर के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। अनाहिता, शेखर को बहुत गुस्सा आया। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम ऑलरेडी भूल गई हो जो मैंने आज सुबह तुमसे कहा था? क्या तुम सचमुच एक ऐसी लड़की बनना चाहती हो जिसकी कोई इज्जत ना करे? तुम्हें सचमुच दूसरे आदमियों के साथ रहना है? यह बातें सुनकर अनाहिता की मुन हैरानी और कंफ्यूजन में खुल गए। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसे शायद कोई गलतफहमी हुई है। शेखर ने अपने मन से ही सोच लिया है कि वह रुद्राक्ष के साथ रहने जाने वाली है। अनाहिता ने अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए एक्सप्लेन किया, मैं अकेले रहने जा रही हूँ, किसी आदमी के साथ नहीं, और ना ही मैं किसी की मिस्ट्रेस नहीं हूँ। अगर आपने फिर से मुझे इस तरह के नाम से बुलाया तो मैं प्रिंसिपल सर को या फिर पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगी।
अनाहिता की बात सुनकर शेखर थोड़ा सा रिलैक्स हो गया और थोड़ी देर बाद उसने पूछा, और तुमने घर का रेंट पे करने के लिए पैसे कहाँ से मिले? मेरी मॉम का पुराना घर है, वह मरने से पहले मेरे के लिए छोड़ कर गई है, अनाहिता ने गुस्से में कहा। शेखर उसका यह जवाब सुनकर थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन उसने ऑकवर्डली अपना गला साफ करते हुए कहा, मेरी गलती है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। एक बार तुम घर में है शिफ्ट हो जाओ तो मैं देखने के लिए आऊँगा। तुम्हारा क्लास टीचर होने के नाते मुझे पता होना चाहिए कि जो स्टूडेंट कैंपस में नहीं रह रहा है वह कहाँ रह रहा है। अनाहिता ने अपनी भौहें सिकुड़कर शेखर को देखा, उसका इस बात से क्या मतलब है, लेकिन शेखर ने अपने सर नीचे झुककर फॉर्म साइन कर रहा था, इसलिए अनाहिता ने आगे कुछ नहीं कहा और साइन होने के बाद फॉर्म लेकर नीचे जाने लगी। रुको, अचानक से शेखर ने उसे रोका। जब अनाहिता ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे पता चला कि शेखर उसके खाली गार्डन को देख रहा है। तुम्हारी गला, जिसमें एक नेकलेस की जरूरत थी, लेकिन शेखर ने अपनी बात खत्म नहीं की और अपने होश में वापस आते हुए ऑकवर्डली गला साफ करके बोला, जाओ तुम। अनाहिता उसके इस तरह करने से कंफ्यूज हो गई और फिर वापस अपने रास्ता जाने लगी। त्रिशा जो चीजों के पास उसका इंतजार कर रही थी उसे देखते ही उसके पास पहुंची और बोली, कैसा रहा? क्या शेखर सर ने फिर से तुम्हें परेशान किया? अनाहिता ने ना में सर हिलाया और मुस्कुराई। उसका शेखर के बारे में बात करने का कोई इरादा नहीं था और बोली, एक बार मैं अपने नए घर में सेटल हो जाऊं उसके बाद मैं तुम्हें और वीरेन को वहां बुलाऊंगी और तुम दोनों के लिए डिनर भी बनाऊंगी। बहुत मजा आएगा, त्रिशा ने खुश होकर कहा और वह दोनों लड़कियां बातें करते हुए और मुस्कुराते हुए यूनिवर्सिटी गेट तक पहुंची। गेट के बाहर एक ब्राइट ब्लू कलर की स्पोर्ट्स कार पार्क की थी, जिसकी वजह से सब लोग उसे देख रहे थे। ठीक उसी वक्त रुद्राक्ष गाड़ी से बाहर आया और कैजुअल अपने हाथों को क्रॉस करके गाड़ी के सहारे खड़ा होकर इंतजार करने लगा। उस गाड़ी से रुद्राक्ष को बाहर निकलते ही देखकर ही सारे स्टूडेंट एक्साइटमेंट पर बोलने लगे, प्लस क्या वह मिस्टर सिंघानिया है? वह कितने हैंडसम है। होल्ड ऑन, आज मिस्टर सिंघानिया ने सूट क्यों नहीं पहना है? वह यूजुअली बिजनेस सूट पहनते हैं, वह आज कैजुअल कपड़ों में क्यों है? वह भी उन पर अच्छी ही लग रहे हैं। वह कितने हैंडसम है, वह किसी भी लड़की का दिल जीत सकते हैं। अगर हमारे क्लास के कोई लड़का इस तरह की कैजुअल शर्ट और जीन्स पहने तो वह साफ सफाई करने वाला लगेगा। और वही नताशा, जब वह यूनिवर्सिटी गेट से बाहर आई तो उसने सबसे पहले रुद्राक्ष को अपनी ब्लू स्पोर्ट्स कार के साथ कैजुअल कपड़ों में खड़े देखा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 249, यह मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं। अब तक आपने सुना कि शेखर अनाहिता को स्टूडेंट लोन का फॉर्म भरने के लिए कहता है और उसके बाद अनाहिता हॉस्टल से अपने निकालने की एप्लीकेशन पर साइन करवाकर बाहर आने वाली होती है। अब आगे, नताशा दोस्तों के साथ डिनर के लिए बाहर जा रही थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही वह कॉलेज ग्राउंड से बाहर आएगी उसे सामने रुद्राक्ष दिखा जाएगा। इस वक्त रुद्राक्ष का डोमिनेटिंग ऑरा, जो हमेशा कैजुअल उसके बिजनेस सूट के साथ होता है, वह नहीं था। वह कैजुअल कपड़ों में काफी अट्रैक्टिव और रेगुलर लग रहा था और किसी का भी उस पर से नजर हटाना बिल्कुल मुश्किल था। नेचुरली नताशा भी अपनी जगह पर जम गई थी। रुद्राक्ष को देखते ही उसकी नज़र उस पर से नहीं हट रही थी और वह लगातार रुद्राक्ष को देखे जा रही थी। उसे देखते ही नताशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि रुद्राक्ष ने उसे कैसे ट्रीट किया था तो उसका चेहरा ठंड हो गया। नताशा, कम ऑन, तुम यहाँ क्यों रुक गई हो? जो दो लड़कियां नताशा के साथ बाहर आई थी, जब उन्होंने नोटिस किया कि नताशा उनके साथ नहीं आ रही है तो उन्होंने पीछे मुड़कर अपनी भौहों आपस में सिकुड़ते हुए पूछा। उनकी आवाज से नताशा अपने होश में वापस आई और उन दोनों लड़कियों को देखकर मुस्कुराई और उनके पास जाने लगी। जब दोनों लड़कियों ने नताशा की नज़रों का पीछा किया तो रुद्राक्ष को गाड़ी का बाहर देखकर वह लोग नर्वस हो गए। क्या हमें पीछे के रास्ते से जाना चाहिए? लंबी लड़की ने सजेस्ट किया। तुम डर किस बात ले रही हो? पूरा दिन ऑलरेडी बीत चुका है, कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर सिंघानिया जरूर हमें बस डरा रहे होंगे, चलो डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी लड़की ने काफी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया और उसके बाद वह नताशा और लंबी लड़की का हाथ पकड़कर रुद्राक्ष के पास से होकर गुजरी। नताशा और उस लंबी लड़की ने अपनी नजरें जमीन की तरफ की हुई थी। उन्हें डर था कि रुद्राक्ष उन्हें नोटिस कर लेगा तो सबके सामने आज सुबह जो हुआ उसे बारे में बात करने लगेगा और शायद उसे याद आ जाने पर उन्हें सजा भी दे। लेकिन उनके लिए लकी बात यह थी कि रुद्राक्ष ने अपने पास से गुजरती तीनों लड़कियों को देखा भी नहीं।
क्या कहा था मैंने? छोटे बालों वाली लड़की ने अपने बाल हिलाते हुए कहा। कोई चांस नहीं है कि वह हमें इतने छोटे से मैटर के लिए परेशान करें। तुम दोनों को परेशान होना बंद कर देना चाहिए। लंबी लड़की ने भी एक राहत की सांस छोड़ी और कहा, जब हमारे साथ हुआ है तो हमें जाकर पिज्जा पार्टी करनी चाहिए और सेलिब्रेट करनी चाहिए। मैं ट्रीट दूंगी। ओके, दूसरी लड़की ने खुश होकर जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ कितनी भी कोशिश करने पर नताशा के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ रही थी। वह ठीक रुद्राक्ष के बगल से होकर गुजरी मगर उसने उसे बिल्कुल नहीं देखा। उसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अगर उसे नताशा को एक नज़र भी ठीक से देखा होता कभी तो वह भीड़ में भी उसे पहचान लेता। इन सारे इवेंट से नताशा काफ़ी इरिटेटेड फील कर रही थी, इसलिए चुपचाप उन लड़कियों के पीछे पीछे जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ दूरी से ही अनाहिता ने यूनिवर्सिटी गेट के सामने गाड़ी से टिक कर खड़े हुए रुद्राक्ष को नोटिस कर लिया और त्रिशा ने भी रुद्राक्ष को नोटिस किया। आफ्टर ऑल रुद्राक्ष को इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। वह उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी, इसलिए उसने अनाहिता को बाय बोलते हुए कहा, कल मिलते हैं अनाहिता। तभी अनाहिता ने उसके सर को सहलाकर याद दिलाया, अगर तुम्हें अकेले हॉस्टल रूम में रहने में प्रॉब्लम हो तुम मुझे बता देना। ओके, मैं कभी भी वापस आ जाऊंगी जब तुम बोलोगी। शयोर, मेरी चिंता मत करो, त्रिशा ने मुस्कुराकर कहा और खुश हो गई। अनाहिता ने मुस्कुराकर प्यार से त्रिशा के बाल सलाकर वहां से जाने दिया और बाय बोलकर जल्दी से वहां चली गई और फिर मुस्कुराकर रुद्राक्ष के पास जाने लगी। और वही रुद्राक्ष अनाहिता को इंटेंसिटी की तरफ देखे जा रहा था, जैसे उसके लिए पूरी दुनिया गायब हो गई हो और सिर्फ वहां पर वह दोनों ही बचे हो। लेकिन जब उसने अनाहिता और त्रिशा के बीच का इंटरेक्शन नोटिस किया तो काफी नाखुश हो गया। अनाहिता ने कभी प्यार से उसका सर इस तरह नहीं सहलाया। क्या उसके बाल लंबे नहीं हैं इसलिए नहीं तो उसके बाल नहीं सहलाती और उसे पसंद नहीं करती है। जैसे ही अनाहिता रुद्राक्ष के पास पहुंची, वह रुद्राक्ष से आ रही सफोकेटिव ऑरा को महसूस कर सकती थी। ऐसा लग रहा जैसे उसके आसपास का टेम्परेचर बहुत ही नीचे गिर गया हो। कंफ्यूज होकर उसने रुद्राक्ष की तरफ देखा, जिसकी आंखें बहुत ठंड थी और भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी। वह अपनी फीलिंग क्लियरली नहीं बता पा रहा था। क्या हुआ तुम्हें? अनाहिता ने पूछा। क्या लगता है तुम्हें? रुद्राक्ष ने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा। वह अचानक से इतने गुस्से में क्यों आ गया है? क्या किया है मैंने उसके साथ? अनाहिता ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि उसने रुद्राक्ष को गुस्सा दिलाने के लिए क्या किया है और फिर बोली, सॉरी, मैं लेट नहीं होना चाहती थी। मैं पहले प्रिंसिपल और फिर आप मेरे क्लास टीचर के पास गई थी ताकि उनसे एप्लीकेशन पर साइन ले सकूं हॉस्टल छोड़ने के लिए। मैं तुम्हें इंतजार नहीं करवाना चाहती थी। गुस्सा मत हो। उसकी यह बात सुनकर रुद्राक्ष की आंखें छोटी हो गई और वह बोला, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं इस वजह से गुस्सा हूं? अनाहिता ने अपनी आंखें ब्लिक करते हुए और कन्फ्यूजन उसकी तरफ देखा और पूछा, तो फिर तुम क्यों गुस्सा हो? भूल जाओ, रुद्राक्ष ने फ्रस्ट्रेशन में कहा और आगे बोला, बस ऐसे नाटक करो कि मेरे गुस्सा होने का कोई कारण ही नहीं है और मुझे अपना लगेज दो और गाड़ी में बैठो। उसके बाद अनाहिता पैसेंजर सीट पर कंफ्यूजन में अपनी भौहों जुड़े हुए ही बैठ गई। वह जानती थी कि रुद्राक्ष इरिटेशन का कोई और कारण है, मगर क्या? गाड़ी में शांति इस तरह बनी रही और वह लोग एक रेजिडेंशियल एरिया के पास जाने लगे। जब वह लोग ट्रैफिक लाइट में रुके तो फाइनली रुद्राक्ष अनाहिता की तरफ मुड़ा और हल्के ना खुश वाले एक्सप्रेशन के साथ बोला, भूलो मत कि हम शादीशुदा है। तुम मेरी वाइफ हो, तुम इस तरह दूसरे लोगों का सर नहीं सहला सकती। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उसकी यह बात सुनकर अनाहिता ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और बोली, क्या तुम त्रिशा के बारे में बात कर रहे हो? वह तो लड़की है। उसकी यह बात सुनकर रुद्राक्ष ने मुंह बनाया और बोला, वह लकी है कि वह लड़की है और तुम्हारी दोस्त है। अगर लड़का होती तो पता नहीं मैं क्या करता। आखिरी वाली लाइन रुद्राक्ष ने धीरे से बोली थी। अनाहिता को उसकी इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन रुद्राक्ष ने भी अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई तो गाड़ी फिर से शुरू हो गई। वह लोग फाइनली 10 मिनट बाद एक पुरानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के सामने पहुंची। उसे ब्राइट ब्लू कलर की स्पोर्ट्स कार ने कई लोगों का ध्यान खींचा, खासकर के बड़े लोगों का जो सामने की तरफ इवनिंग वॉक के लिए जा रहे थे। गाड़ी से बाहर निकालकर रुद्राक्ष ने ना में सर हिलाते हुए बिल्डिंग को एक बार देखा और बोला, एक जगह कितनी पुरानी है। तुम मेरे साथ मेपल मेंशन में क्यों नहीं रहती? वह यूनिवर्सिटी से आधा घंटा की दूरी पर है, ज्यादा दूर नहीं है।
अनाहिता को याद आया कि कैसे शेखर ने उसे एक अच्छी लड़की होने के बारे में अच्छा सा पाठ पढ़ाया था। उसे दूसरों की बातों से कोई फर्क तो नहीं पड़ता था, लेकिन वह शेखर की बात ना मानकर झूठ-मूठ की मुसीबत नहीं चाहती थी। इसलिए उसने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे अकेले रहना है। रुद्राक्ष ने उसे फिर से मनाने की कोशिश नहीं की। उसने चुपचाप यूनिट नंबर 2 ढूंढना शुरू किया। अनाहिता यूनिट नंबर 2 के 6F फ्लोर पर रहने वाली थी। वह एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसकी वजह से वहां कोई एलिवेटर नहीं था, इसलिए रुद्राक्ष को अनाहिता के 2 बड़े-बड़े सूटकेस लेकर 6 फ्लोर चढ़ना पड़ा। अनाहिता उनमें से एक बैग उठा लेना चाहती थी, मगर जब उसने देखा कि रुद्राक्ष बिना किसी एफर्ट के दोनों बैग लेकर चौथे फ्लोर तक चढ़ गया और बिल्कुल नहीं थका, तो उसने भी इंसिस्ट नहीं किया। अब जब रुद्राक्ष इतना स्ट्रांग है और उसे इन बॉक्स को पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे खुद ही करने दो। जब तक वह लोग छठे फ्लोर तक पहुंचे तब तक अनाहिता लंबी लंबी से ले रही थी, लेकिन दूसरी तरफ बड़े-बड़े 2 बैग्स पकड़कर चलने के बावजूद भी रुद्राक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा था। अनाहिता दरवाज़ा खोलते वक्त खुद को रोक नहीं पाई और उसने कमेंट किया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने फिट हो। उसकी यह बात सुनकर रुद्राक्ष ने एक आईब्रो उठाई और डेविल स्माइल के साथ बोला, मैं तुम्हारी सोच से ज्यादा फिट हूँ। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम मुझे ट्राई कर सकती हो। तुम्हें ट्राई कर सकती हूँ? अनाहिता ने कंफ्यूजन में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? जैसे ही अनाहिता ने यह बात कही, उसे रियलाइज हुआ कि रुद्राक्ष चिढ़ा रहा है, जिसके वजह से उसका चेहरा लाल पड़ गया और उसने कहा, ओ कम ऑन रुद्राक्ष, इस तरह की बचकानी हरकतें मत करो। ऐसा नहीं है कि आज तुमने यंग लड़कों जैसे कपड़े पहने हैं तो तुम यंग लड़कों जैसी हरकतें भी करोगे। रुद्राक्ष ने डेविल स्माइल के साथ उसके तरफ देखा और कहा, मेरे आज के कपड़ों के स्टाइल से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा इसी तरह रहता हूँ, स्पेशली जब तुम्हारे साथ होता हूँ। आखिरी वाली लाइन रुद्राक्ष ने धीरे से अपने आप से कही। अपनी आंखें रोल करते हुए अनाहिता पीछे मुड़ गई और दरवाजे खोलने पर फोकस करने लगी। वह डोर नोब बहुत ही पुराना और जाम हो चुका था। अनाहिता को वह कम से कम 5 से 6 बार उसे घूमना पड़ा। इसके बाद फाइनली वह खुल। जैसे ही वह अपार्टमेंट के अंदर कदम रखा, गंदी चीज स्मेल और धूल का पहाड़ तक पहुंचा। अनाहिता छिकी और खांसी, क्योंकि वह धूल उसके नाक और मुंह में जा रही थी, जिसे देखकर रुद्राक्ष जल्दी से उसके सामने आया और बोला, तुम दरवाजे पर इंतजार करो, मैं सबसे पहले खिड़कियां खोलता हूं। पहले घर में हवा पास होने दो, उसके बाद तुम अंदर आना। 1 मिनट के लिए वह सिंघानिया ग्रुप का सीईओ बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह उसे गंदे से अपार्टमेंट में बिना पलक झपकाए आगे बढ़ाने लगा। अनाहिता तो हमेशा ही छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करती थी, इसलिए उसने रुद्राक्ष का जेंटलमैन वाला बिहेवियर भी नोटिस किया, जिसे देखकर उसकी दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई। लेकिन वह भी एक सेंसिबल इंसान थी, इसलिए उसने अपने आप को जल्दी से ठीक करने के लिए फोर्स किया। वह पहले भी बहुत बार बेवकूफ बन चुकी है। जब भी उसे लगता है कि रुद्राक्ष के बारे में कुछ अलग तरीके से सोचता है, तब रुद्राक्ष की यह गलतफहमी कुछ और बोलकर दूर कर देता है। इसलिए वह नहीं चाहती कि वह फिर से अपने आप को एक ऑकवर्ड सिचुएशन में डालें। ऐसा कुछ सोचकर, वह सिर्फ दोस्त है, हम सिर्फ दोस्त हैं। अनाहिता ने यह बात 2-3 बार अपने मन में दोहराए। रुद्राक्ष ने जैसे ही अपार्टमेंट की खिड़कियां खोली, उसका फोन अचानक बाजा और स्क्रीन पर ध्रुव का नाम दिखाई दिया। रुद्राक्ष ने कॉल उठाया और वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक जल्दी टोन में दूसरी तरफ से ध्रुव ने बोलना शुरू कर दिया, रुद्र, मैंने एक लड़की के साथ ब्रेकअप कर लिया है, बिना यह जाने कि वह मेरे डैड की फ्रेंड की बेटी है। और मेरे डैड को बहुत जल्दी इस बारे में पता चल गया और उन्होंने मेरे सारे क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर दिए हैं। मेरे पास एक फूटी कोई नहीं बची है। क्या तुम प्लीज मुझे 5 लाख रुपए दोगे? इस वक्त मुझे पैसों की अर्जेंट जरूरत है, प्लीज मेरे भाई मुझे बचा ले। मेरे पास पैसे नहीं है, रुद्राक्ष ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया और फोन कट कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ ध्रुव, जो वॉशरूम के एक क्यूबिकल में छुपा हुआ था, वह फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया, निर्दय, हार्टलेस रुद्राक्ष सिंघानिया, क्या यह इंसान मुझे अपना दोस्त भी समझता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की? कितना हार्टलेस है वह रुद्राक्ष। अनाहिता रुद्राक्ष के पास तभी आई जब रुद्राक्ष ने अपना कॉल खत्म किया और वह उसकी आखिरी बात सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने पूछा, क्या तुमने कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? क्या तुम्हारे पास सचमुच पैसे नहीं हैं रुद्राक्ष? यह बात सुनकर रुद्राक्ष ने शक भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे हैं, अगर तुम्हें कैश की जरूरत है तो मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ, मैं तुमसे इंटरेस्ट भी नहीं लूंगी, अनाहिता ने आगे कहा।
अनाहिता की बात सुनकर रुद्रा उसकी तरफ इंटरेस्ट से देखने लगा और तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया जिससे उसकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई और कुछ सेकंड बाद रुद्राक्ष ने एक मासूम एक्सप्रेशन बनाकर गहरी सांस छोड़कर कहा, भले ही कॉफी शॉप वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है मगर सिंघानिया ग्रुप को ऊपर उसके बहुत बुरे असर पड़े हैं और अब हमें पैसों की कोई प्रॉब्लम चल रही है। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, रुद्राक्ष ने ना में सर हिलाते हुए कहा। अगर मैं अपना घर मेपल मेंशन बेच दूं तो मेरे पास काफी पैसे आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं होगा। ऐसे सब कैसे हो गया? अनाहिता की भौहें सच में चिंता में सिकुड़ गई और वह बोली, जब वह प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी तो मुझे लगा था कि कॉफी शॉप के सेल कर सिंघानिया ग्रुप के स्टॉक प्राइसेज पहले से भी ज्यादा ऊपर हो गए हैं। उसकी यह बात सुनकर रुद्राक्ष ने गहरी सांस तेजी से छोड़ी और उदास होकर खिड़की के बाहर देखते हुए बोला, लगता है आज रात मुझे सड़कों पर ही सोना पड़ेगा। वेल, तुम अपने मेंशन नहीं तो सिंघानिया हाउस जा सकते हो, अनाहिता ने उसे याद दिलाया। मैंने इस बारे में सोचा था मगर मेरी मॉम की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और उन्हें हार्ट प्रॉब्लम भी है। मैं कितने टाइम से अकेले रहता हूँ, अगर मैं अचानक से अपनी फैमिली के घर जाकर रहने लगूंगा तो उन्हें शक हो जाएगा कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम है। अब जब वह बूढ़ी हो रही है, उनकी तबीयत खराब है, तो मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। वेल, अनाहिता ने अपने लोअर लिप्स बाइट किए। उसकी भूमि आपस में तेजी सिकुड़ी हुई थी। फिर वह बोली, अगर तुम्हें कोई फर्क ना पड़ता हो तो तुम टेम्परेरी तौर पर यहाँ रह सकते हो। एक बार तुम्हारी फाइनेंस प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाए तो तुम अपने लिए रहने के लिए दूसरा घर ढूंढ लेना, यही मेरे पास आखिरी रास्ता है। तुम्हें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा मेरे यहाँ रहने से? रुद्राक्ष ने मासूम एक्सप्रेशन बनाकर पूछे, जिसे सुनकर अनाहिता ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी मैं पूरे दिन यूनिवर्सिटी में ही रहूंगी, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम से ज्यादा मदद नहीं कर पाई। यही एक तरीका होगा जिससे मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर तो यही प्लान काम करता है। मैं सुमित से कहूंगा अपने कुछ कपड़े यहाँ ले आने के लिए और मेरे मेपल मेंशन को बेचकर सारे मामले सेटल डाउन करने के लिए, और मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ इस अपार्टमेंट को साफ सफाई में। ओके, अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और फिर अपार्टमेंट को देखने के लिए अंदर जाने लगी। इसीलिए उसने रुद्राक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल नहीं देगी, जहां थोड़ी हैरानी भी दिखाई दे रही थी। अनाहिता बहुत स्मार्ट लड़की है, मगर वह क्या उस पर इतना ज्यादा भरोसा करती है? उसने मेरी बातों पर एक बार भी इस शक नहीं किया। अब मैं कर भी कर सकता हूँ, अब उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। आफ्टर ऑल मैं उसका हस्बैंड हूँ। यह बात रुद्राक्ष ने मन ही मन सोची। वही अनाहिता अपार्टमेंट को अच्छे से देख रही थी और उसे वह काफी पसंद आया। उसमें एक बेडरूम, एक लिविंग रूम और एक बाथरूम था। भले ही वह अपार्टमेंट काफी पुराना था, लेकिन उसके सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज अभी भी परफेक्टली काम कर रहे थे। इसलिए वह इस जगह को साफ साफ करने के बाद आराम से यहाँ रह सकती थी। जब अनाहिता मास्टर बेडरूम से बाहर निकली तो उसने नोटिस किया कि रुद्राक्ष ने एक लगेज खोल दिया है। इनफैक्ट अनाहिता का ध्यान अब इस बात पर गया। वह कब से यही सोच रही थी कि रुद्राक्ष के हाथ में 2 सूटकेस क्यों है, क्योंकि उसका तो एक ही लगेज वाला बैग था। इसलिए कंफ्यूजन में वह नजदीक जाकर उस लगेज को देखने लगी। तब उसे पता चला कि उस बैग के अंदर साफ सफाई के बहुत सारे टूल्स और इक्विपमेंट थे। अनाहिता ने देखा तो रुद्राक्ष किसी प्रोफेशनल क्लीनर की तरह हर एक छोटी छोटी चीज लेकर आया था। फिर रुद्राक्ष ने एक एक करके सारा सामान बाहर निकलना शुरू कर दिया। वह इतनी सारी चीज लेकर आया था साफ सफाई के लिए कि उससे आधा लिविंग रूम भर गया। यह सब देखकर अनाहिता मुंह दबाकर हंसी जा रही थी। रुद्राक्ष ने क्लीनर वाले यूनिफॉर्म में भी चेंज कर लिया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी प्रोफेशनल क्लीनर को हायर किया है। तुम्हारे पास बहुत सारे प्रोफेशनल चीजें हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी में पक्का बोनस दूंगी। थैंक यू बॉस। उसकी यह बात सुनकर रुद्राक्ष ने पॉलिटली सर झुकाकर कहा। यह देखकर अनाहिता तेज तेज हंसने लगी। थोड़ी देर में उन्होंने पूरे रूम को साफ करना शुरू कर दिया और अनाहिता को हैरानी जब तब हुई जब उसने रुद्राक्ष को इतनी अच्छे से साफ सफाई करते हुए देखा। 2 घंटे के अंदर ही उन्होंने इतने सालों से भरे धूल वाले कमरे को फिर से घर बना दिया था। अनाहिता ने एयर कंडीशन खोल दिया तो रूम में जो धूल मिट्टी की बदबू जो थोड़ी बहुत बची थी वह भी धीरे धीरे गायब होने लगी। उसके बाद उसने रुद्राक्ष की तरफ मुड़कर कहा, मैं जा रही हूँ बेडरूम ठीक करने, तुम यह कचरा बाहर फेंक दो, फिर हम जाकर अपने लिए डिनर के लिए कुछ सामान लेकर आएंगे। रुद्राक्ष ने अपने हाथ से ओके का साइन किया और कचरा लेकर नीचे जाने लगा।
उससे जाता हुआ देखकर अनाहिता की दिल में जो इतने सालों से एक खालीपन था वह उसे भरता हुआ महसूस हो रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके दिल में जो कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग से उसे कैसे एक्सप्लेन करना है, मगर उसे यह बात तो माननी होगी कि वह एक सचमुच बहुत ही अच्छा फीलिंग है। रुद्राक्ष के जाने के बाद अनाहिता बेडरूम में गई सब ठीक करने के लिए। अचानक से अनाहिता की नज़र मैट्रेस के नीचे पड़े हुए एक फोटो पर गई, इसलिए अनाहिता ने उसे जाकर उठाया और जैसे ही अनाहिता ने उसे फोटो में खड़े इंसान को देखा वह हैरान हो गई। रुद्राक्ष भी कुछ मिनट बाद वापस आया तो उसने देखा कि अनाहिता लिविंग रूम में नहीं है, तो वह उसे ढूंढते हुए बेडरूम में आया तो उसे अनाहिता एक फोटो की तरफ हैरानी से देखते हुए देखी, इसलिए रुद्राक्ष खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, क्या देख रही हो तुम? उसकी आवाज़ सुनकर अनाहिता अपने होश में वापस आई और उसने अपना सर उठाकर रुद्राक्ष की तरफ देखा। वह इतनी एक्साइटेड थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसके आंखों के आंसू देखकर रुद्राक्ष के एक्सप्रेशन खराब हो गए और उसने अपना हाथ आगे बढ़कर उसकी गाल से आंसू पोंछ दिए। पता नहीं यह किस चीज़ का असर था कि अनाहिता को रुद्राक्ष के छूते ही एक इलेक्ट्रिक करंट सा महसूस हुआ और अचानक से उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगा। वह एक सेकंड के लिए जम गई और सबकॉन्शियसली उसने एक कदम पीछे ले लिया, जिससे रुद्राक्ष के हाथ हवा में ही रुक गए और उसकी आंखें डार्क हो गई, मगर जल्दी ही वह ठीक हो गया और उसने पूछा, क्या हुआ, क्या देख रही थी तुम? अनाहिता ने खांसते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की और फिर वह फोटो रुद्राक्ष को देते हुए बोली, देखो इसे मुझे अभी अभी मैट्रेस के नीचे मिला, यह पक्का मॉम नहीं यहाँ छोड़ होगा। हिमेश मल्होत्रा ने यहाँ से सारी महंगी चीज़ें हटा दी है, लेकिन उसने कभी फर्नीचर को हाथ नहीं लगाया, इसलिए फोटो अभी भी यहाँ है। रुद्राक्ष ने वह फोटो ली और देखा, उसमें सीताजी प्यार से मुस्कुरा रही थी और उनके पीछे एक आदमी खड़ा होकर पीछे से गले लगाए हुए उन्हें प्यार से देखे जा रहा था। वह आदमी काफी हैंडसम था, देखने में परफेक्ट फेशियल फीचर्स और हर एक चेहरे का कोना परफेक्ट। उसकी आंखें डार्क थी और नाक बहुत अच्छी और उसके आसपास एक डोमिनेटिंग और एलिगेंट हो रहा था ऑरा था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसके कुछ फेशियल फीचर्स और आंखें बिल्कुल अनाहिता जैसी थी। यह आदमी, रुद्राक्ष की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अनाहिता जानती थी कि रुद्राक्ष के मन में क्या चल रहा है, इसलिए उसने हमें से हिलाया और कहा, मुझे लगता है यह मेरे बायोलॉजिकल फादर है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 250, अनाहिता रुद्राक्ष से गुस्सा है। अब तक आपने सुना कि रुद्राक्ष अनाहिता के साथ रहने का बहाना बना लेता है, जिसे अनाहिता भी मान जाती है, और अचानक उसे अपनी मॉम की एक आदमी के साथ फोटो मिलती है। अब आगे, शायद यह मेरे बायोलॉजिकल फादर हो सकते हैं। यह सब कहते वक्त अनाहिता की आवाज़ काँप रही थी, शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता था कि वह कितनी एक्साइट थी। आफ्टर ऑल वह कितने लंबे समय से इंसान को ढूंढ रही थी। उसने तो रुद्राक्ष की मॉम सुमित्रा जी के पास जाकर भी इस आदमी के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी। उसने अपने सारे आदमियों को भी इस काम पर लगाया हुआ था, मगर उसके सारे एफर्ट बेकार जा रहे थे। उसे इस इंसान के बारे में एक सिंगल इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली थी। उसे इंसान का नाम और अपीयरेंस तो दूर की बात है, पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन 8 बिलियन के करीब है, इसलिए वह पूरी दुनिया में उसे ढूंढ तो नहीं सकती थी, लेकिन अब वह फाइनली जानती है कि इंसान कैसा दिखता था। ऑल थैंक्स टू हिमेश मल्होत्रा, जिसने उसे घर से निकाला और यह घर दिया। अनाहिता बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन वह थोड़ी सी लोस्ट भी थी। क्या उसे इस बात को लेकर खुश होना चाहिए? रुद्राक्ष ने अनाहिता के कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन देखे और कंफ्यूजन में पूछा, अब जब तुम्हें यह फोटो मिल गई है तो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर को ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। क्या तुम खुश नहीं हो? तुम ऐसा चेहरा क्यों बनाकर खड़ी हो? उसकी यह बात सुनकर अनाहिता ने एक कड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मगर वह इस शहर से जाने के बाद वापस कभी नहीं लौटे। मॉम की मौत की बात सुनकर भी नहीं। मुझे नहीं पता कि मॉम की मौत से उनका कोई लेना देना है या नहीं, और अगर है तो मैं मेरे बायोलॉजिकल फादर होते हुए भी उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे अपनी मॉम का बदला लेना है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। रुद्राक्ष ने अपना हाथ आगे बढ़कर उसका सर सहलाते हुए कहा, अभी ज्यादा मत सोचो, तुम उनसे मिलने के बाद सब कुछ पता कर लोगी। एटलीस्ट तुम सच के जानने में एक कदम और नजदीक आ गई हो, राइट? रुद्राक्ष अनाहिता की बहुत करीब था।
उसकी रिफ्रेशिंग कदरवुड की स्मेल अनाहिता को महसूस हो रही थी। उसने अपना सर उठाकर रुद्राक्ष की आंखों में देखा। उसकी डार्क आंखें सॉफ्ट थी जिसमें उसके लिए काफी प्यार था, जिसे देखकर अनाहिता का चेहरा शर्म के जैसे लाल पड़ गया और उसका तेल तेजी से धड़कने लगा। उसने रुद्राक्ष का हाथ दूर किया और खांसते हुए बोली, हाँ यह अच्छी बात है। अब कम से कम अब मैं अपने आदमियों को डेटाबेस रूम में जो भी देती है उससे यह चेहरा मिलने के लिए कह सकती हूँ। अगर उनकी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में हुई तो हम 1 या 2 दिन में इनका पता लगा लेंगे। ओके, मुझे भी इस फोटो की एक कॉपी करा कर देना। मेरी कंपनी में भी एक ग्लोबल फेस डेटाबेस है, इससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। ओके। अनाहिता अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश करती रही। जल्दी ही उनकी फोटो का डिस्कशन खत्म हो गया और वह लोग एक साथ नज़दीक के सुपरमार्केट के लिए निकल गए। सुपरमार्केट पहुंचकर अनाहिता ने ट्रॉली पुश करते हुए पूछा, तुम क्या खाना चाहोगे? पराठे? मुझे तुम्हारे हाथ का आज कुछ और खाना है। रुद्राक्ष बोला, मैं तुम्हारा असिस्टेंट बन सकता हूँ। यह सुनकर अनाहिता को याद आया कि कैसे पिछली बार रुद्राक्ष ने नूडल्स का राख कर दिया था, इसलिए उसने तुरंत ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरी मदद बर्तन धोने में कर देना। उसे इस तरह मना करते हुए देखकर रुद्राक्ष हेल्पलेसली मुस्कुराया और बोला, तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो? क्या मेरे कुकिंग स्किल इतनी बुरी है? अनाहिता ने कंधे उचकाते हुए कहा, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के लिए सॉरी, मगर तुम खाना बनाने में बहुत बेड़ हो। यह सुनकर रुद्राक्ष ने अपने हाथ अपने पॉकेट में रखकर डेविल स्माइल के साथ कहा, किसने बुरा हूं मैं, बेड में? यह सुनते ही कृतिका की स्माइल जम गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। तुम पागल हो गए हो? इतना कहकर अनाहिता जल्दी से ट्रॉली लेकर वेजिटेबल सेक्शन में चली गई। रुद्राक्ष उसे फॉलो करता रहा और जब वह हाउस होल्ड सप्लाईज वाले एरिया से गुजरा तो उसने कुछ मैचिंग टॉवल्स और वॉशरूम की चीज उन दोनों के लिए ले ली। उसने 2 सिमिलर टॉवल्स, 2 सेम सेड की बाथरोब और 2 मग्स भी खरीदे जो ब्लैक और व्हाइट देखते थे। ठीक उसी वक्त तो कोई अनाहिता के सामने रुका जब वह वेजिटेबल्स उठा रही थी। अनाहिता ने सर उठाकर उस लड़के को देखा। वह काफी लंबा और स्लिम फिगर का था और उसके छोटे बाल ग्रे कलर में थे, लेकिन अजीब सी बात यह थी कि उसने इतनी गर्मी के मौसम में भी ऊपर से नीचे तक खुद को कपड़ों से ढक रहा था और उसके अलावा उसने बड़े बड़े सनग्लासेस पहने हुए थे, जिसकी वजह से उसका आधा चेहरा ढका हुआ था और बाकी का चेहरा उसने मास्क से ढक लिया था। उसने इतनी गर्मी के मौसम में इतनी ज्यादा कपड़े क्यों पहने हुए हैं? क्या यह आदमी पागल है? इस बारे में सोचकर अनाहिता डर के मारे एक कदम पीछे हट गई और उसने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? जब उस लड़के को एहसास हुआ कि उसने अनाहिता को डरा दिया है तो उसने एक्सप्लेन किया, डरो मत, मेरा नाम अर्णव माहेश्वरी है। इसके बाद उसने अपना फेस मार्क्स और सनग्लासेस उतार दिए, जिसे उतारते ही एक बहुत ही हैंडसम चेहरा दिखाई दिया। उसके ऑफिशियल फीचर्स काफी अच्छे थे, इतने अच्छे कि कोई भी एक बार उसे देख तो सांस लेना रोक दे, मगर हमारे हीरो रुद्राक्ष से थोड़े कम। अर्णव कहाँ खड़ा होकर अनाहिता के रिस्पांस का इंतजार करने लगा, लेकिन अनाहिता ने अपनी भौहें वापस में सिकुड़कर उसे घूरकर देखा और जब उसे शोर हो गया कि वह इस चेहरे को नहीं जानती है तो उसने ना में सर हिलाते हुए माफी मांगकर कहा, आई एम सॉरी, मगर मैं आपको शायद नहीं जानती, क्या मैं जान सकती आप कौन है? अर्णव हैरान हो गया और उसने पूछा, तुम मुझे नहीं जानती? मैं अर्णव हूँ, अर्णव माहेश्वरी। वह टीवी का एक बड़ा स्टार है, वह उसकी आइडेंटिटी कैसे नहीं जानती? उसने अपना टोपी भी उतार दी तो तुरंत बहुत सारी लड़कियां उसे आसपास जमा होने लगी। अर्णव, क्या यह तुम हो? मैं तुम्हारी बहुत गर्मी फैन हूं। क्या तुम हमारे साथ एक फोटो लोगे? क्या मैं तुम्हारा एक ऑटोग्राफ ले सकती हूं? फाइनली अनाहिता को कुछ रियलाइज हुआ कि उसके सामने खड़ा आदमी एक सेलिब्रिटी है, मगर उसे इंडिया आने के बाद किसी सेलिब्रिटी से मिलना याद तो नहीं था। उसने अभी अभी उसे क्यों रोका? लेकिन अनाहिता को उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी ट्रॉली साइड की और अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग पूरी करने लगी। थोड़ी देर में उसकी पूरी ट्रॉली फ्रेश वेजिटेबल से भर गई। तभी रुद्राक्ष ने उसके पास आकर पूछा, अभी अभी उस लड़के ने क्या कहा तुमसे? उसे बस जानना था कि मैं उसे जानती हूँ या नहीं। चलो, मेरे सब्जियां लेकर हो गई है, मुझे कुछ मीट भी लेना है। अनाहिता को कोई फर्क नहीं पड़ा कि अभी क्या हुआ और क्या नहीं। आफ्टर ऑल उसने अर्णव के आने का कारण नहीं पता था और उसने उसे बताया। लेकिन रुद्राक्ष समझ गया कि क्या चल रहा है।
वह लड़का पक्का उसकी बीवी पर चांस मारने की कोशिश कर रहा होगा। खुशकिस्मती से अनाहिता का रिलेशनशिप में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अनाहिता की तरफ देखा और उसके मन में अचानक से रीति रिवाज से शादी न करने का अफसोस होने लगा। काश वो अनाहिता से रिवाज से शादी करता तो। अनाहिता जो इंडियन कल्चर की जितनी रिस्पेक्ट करती है उसके हिसाब से वह सिंदूर और मंगलसूत्र जरूर पहनती, और अगर वह ऐसा करती तो कोई भी लड़का उसके करीब आने की कोशिश नहीं करता। मगर उसने यह विश अपने दिल में ही दबाकर रखी फ्यूचर के लिए। जैसे उन्होंने बिल दे दिए, उन्होंने दो शॉपिंग बैग्स लिए और अपने घर के लिए निकल गए। रुद्राक्ष ने घर की साफ सफाई जारी रखी। जब तब अनाहिता किचन साफ करके खाना तैयार करने लगी। भले ही इस प्रक्रिया के दौरान उन दोनों ने एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन दोनों ही कुछ मिनट में एक दूसरे की तरफ जरूर देख लेते थे। उस घर का एटमॉस्फेयर काफी हार्ट वार्मिंग और खुशी भरा हो गया था। पहले रुद्राक्ष को लगता था कि शादी के बाद लाइफ बोरिंग और परेशानी भारी हो जाती है, लेकिन अब उसे यह सब काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था और वह अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही बिताना चाहता था। अनाहिता की कुकिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी थी। अपनी बाकी चीज़ों की तरह ही थोड़ी देर में उसने 6 अलग-अलग तरह की डिशेज तैयार कर ली और उन्हें अच्छे से डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। उन खान की तरफ देखकर और उसकी खुशबू महसूस करके रुद्राक्ष के पेट में आवाज़ होने लगी, तुम पियानो और चेस भी इतनी अच्छी हो। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारी कुकिंग स्किल से भी इतनी अच्छी होगी। रुद्राक्ष ने अपना नज़र अनाहिता के चेहरे की तरफ की तो अनाहिता बोली, है ना, मुझे भी लगता है। वैसे भी मैं चीज़ों को सिखाने में बचपन से ही बहुत तेज हूँ। लगता है यह चीज़ मुझे अपनी मॉम से मिली है। अचानक से अनाहिता को एहसास हुआ कि टेबल पर स्पून नहीं है, इसलिए वह खड़ी होकर रुद्राक्ष के बगल से होकर किचन में जाने लगी। रुद्राक्ष नीचे बैठ गया था डाइनिंग टेबल पर और उसका एक पैर आगे स्ट्रेच किया हुआ था, जिसे अनाहिता ने नोटिस नहीं किया और उसके पैर से टकराकर वह सामने की तरफ गिरने लगी। यह सब इतना जल्दी हुआ कि अनाहिता को अपने आप को स्टेबलाइजर करने का समय ही नहीं मिला। उसे लगा कि वह बहुत ही बुरी तरह नीचे गिरने वाली है, लेकिन अचानक से एक बड़े से हाथ ने उसकी कमर को और उसके एक हाथ को पकड़ लिया और साइड में खींच लिया। अगले ही सेकंड वह महसूस कर सकती थी कि वह किसी की बाहों के अंदर है और उसे वही जानी पहचानी केडरवुड की स्मेल आई। रुद्राक्ष भी हैरान हो गया था, लेकिन खुशकिस्मती से उसका रिएक्शन की स्पीड काफी ज्यादा थी, इसलिए जैसे ही अनाहिता को उसने गिरते हुए देखा उसने अपना हाथ आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। उनके अचानक इस तरह चेयर पर गिरने की वजह से चेयर पीछे की तरफ थोड़ी सी लुढ़क गई और डाइनिंग टेबल के कोने से रुद्राक्ष की पीठ में काफी तेज से चोट आई, जिसकी वजह से उसके मुंह से अचानक तेज दर्द के मारे आह निकल गए। ठीक उसी वक्त एक मिडिल एज औरत ने फ्रेश फ्रूट्स के साथ दरवाज़ा खोला और अनाहिता को इस तरह रुद्राक्ष की बाहों में देखकर और रुद्राक्ष के मुंह से आवाज़ सुनकर उनका दिमाग एक प्लान के लिए ब्लैक हो गया और वह दरवाजे पर खड़ी होकर हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। आजकल के यंगस्टर्स कितने ऊपर मेडिट हो गए हैं, वह लोग दरवाज़ा खोल करके ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अचानक से रुद्राक्ष ने दरवाजे पर खड़ी औरत को नोटिस किया तो उसने अनाहिता को पकड़े हुए ही पूछा, क्या बात है। उसकी आवाज़ से वह औरत अपने होश में वापस आई और बोली, मैं यहाँ नीचे ही रहती हूँ, मैं बस हेलो कहने आई थी क्योंकि तुम लोग नए आए हो, लेकिन शायद मैं गलत टाइम पर आ गई है। इतना कहकर उन्होंने ऑकवर्डली वह फल वही टेबल पर रखें और बोली, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैंने कुछ नहीं देखा। इतना कहकर उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और वहां से मुड़कर भाग गई। अनाहिता को रियलाइज हुआ कि शायद उन्होंने उन्हें गलत समझ लिया है और यह सोचकर उसका चेहरा तुरंत शर्म की वजह से लाल हो गया और वह रुद्राक्ष से हाथों से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगी। लेकिन रुद्राक्ष का उसे छोड़ने का कोई प्लान नहीं था। उसने अपने हाथों की पकड़ उसके कमर के आसपास और टाइट कर ली और मुस्कुराकर बोला, लगता है उन्होंने हमें गलत समझ कर लिया है। ऑफ कोर्स वह यह बात जानती थी। अनाहिता ने अपनी भौहें वापस में सिकुड़ते हुए कहा, यह सब तुम्हारी गलती है, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद नहीं किया था, छोड़ो मुझे अभी। रुद्राक्ष ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। वह अनाहिता के कपड़ों की और ऊपर से भी अनाहिता की बॉडी की सेंसेशन को महसूस कर सकता था। उसकी स्किन कितनी सॉफ्ट थी और इतनी स्मूथ थी। रुद्राक्ष उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। रुद्राक्ष ने उसके लिए शर्माते हुए एक्सप्रेशन को इग्नोर किया और आगे जोकर धीरे से उसके कान में कहा, इनफैक्ट शायद उन्हें गलतफहमी नहीं हुई है, हम वैसे भी शादीशुदा कपल है। जब रुद्राक्ष बात कर रहा था तो उसकी सांसें अनाहिता के चेहरे पर पड़ रही थी।
अनाहिता का चेहरा इतना लाल था जैसे उसे छूने से ही खून निकल आएगा। वह बहुत एम्बेरस थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग इसी वक्त एक्सप्लोड हो जाएगा। कोई और रास्ता न होने पर अनाहिता ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रुद्राक्ष से छूटने की कोशिश की और फाइनली काफी मेहनत करके वह उसे आज़ाद हुई और वह तुरंत पीछे हट गई रुद्राक्ष से, सिर्फ डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। उसकी आंखों में गुस्सा और थोड़ी शर्म दिखाई दे रही थी। उसने डांटते हुए कहा, तुमने मुझे छोड़ क्यों नहीं? क्या तुम परवट हो? परवट? रुद्राक्ष ने अपना कर टिल्ट करके डेविल स्माइल के साथ कहा, मैं कोई परवट नहीं हूँ। आफ्टर वह अपनी खुद की वाइफ को तो गले लगाकर बैठा था। उसके फेस को देखकर अनाहिता और अनईजी फील करने लगी। वह भी अपनी कमर के आसपास रुद्राक्ष की बहू की गर्मी महसूस कर सकती थी और उसकी वजह से उसे अपनी पूरी बॉडी जलती हुई महसूस हो रही थी। फाइनली उसने खुद को शांत किया और रुद्राक्ष को इग्नोर करके किचन की तरफ जाने लगी और हाथ में कुछ कटलरी लेकर बाहर आई। मेरी कहाँ है? रुद्राक्ष ने मासूम चेहरा बनाकर पूछा। जाकर अपने आप ले लो। अनाहिता ने उसकी तरफ एक नज़र देखा भी नहीं और डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना खाना निकाल कर खाने लगी। वह इतनी एम्बेरस थी कि उसने अपना चेहरा लगभग प्लेट के लेवल पर झुकाया हुआ था। यह देखकर रुद्राक्ष अपना हाथ आगे बढ़कर उसके सर का पोजीशन ठीक किया, लेकिन उसके टच को महसूस करते ही अनाहिता तुरंत पीछे हट गई और उसने ऊपर देखकर रुद्राक्ष को घूरना शुरू कर दिया। उसे इस तरह घूरता हुआ देखकर रुद्राक्ष ने फिर से मासूम चेहरा बनाकर जवाब दिया, मुझे बस डर था कि तुम्हारे बाल गंदे हो जाएंगे। बात करते वक्त रुद्राक्ष बार बार ब्लिक कर रहा था, जैसे वह कितना मासूम है। पता नहीं क्यों उसका ऐसे रिएक्शन और एक्शंस देखकर अनाहिता गुस्सा हो ही नहीं पा रही थी, इसलिए उसने अपना सर नीचे झुकाकर फिर से खाना खाना शुरू कर दिया। अनाहिता खाना खाते वक्त ऐसे चबा जा रही थी जैसे वह खाना न होकर रुद्राक्ष। उसके इतने क्यूट एक्सप्रेशन देखकर रुद्राक्ष खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और वह हंसते हुए किचन में चला गया। अनाहिता उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखने लगी और एक पल के लिए उसमें खो गई, लेकिन जल्दी ही वह अपने होश में वापस आई और उसने अपने दोनों गाल थपथपाया और याद दिलाया कि उसे पूरी रात रुद्राक्ष को इग्नोर करना है। रुद्राक्ष भी कुछ ही सेकंड में किचन से वापस आ गया, लेकिन अनाहिता ने उसे एक नज़र देखा भी नहीं और अपना सर नीचे करके खाती रही। रुद्राक्ष ने भी इस बार खुद को कंट्रोल किया और अपने हाथों को इधर उधर ना जाने देते हुए बस उसके बगल में बैठकर खाना खाने लगा। अनाहिता ने जो डिशेस बनाई थी, लेकिन उनके टेस्ट बहुत ही अच्छा था, जैसे रुद्राक्ष ने कभी नहीं खाया था। रुद्राक्ष ने बहुत अच्छे से खाना खाया, यह मेक श्योर करने के लिए कि कहीं अनाहिता के लिए अपने मन में प्यार की वजह से तो उसे ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि अनाहिता की कुकिंग टॉप सेफ से भी बेहतर है। उसका ख्याल इधर उधर घूमने लगे। अनाहिता के पास हैकिंग में, पियानो में और चेस की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल है और बाकी चीजों में भी। उसकी मॉम सीता जी भी बहुत पावरफुल और स्मार्ट थी, मगर अनाहिता का लेवल उनसे कई ज्यादा ऊपर है। जरूर अनाहिता के बायोलॉजिकल फादर जो पिक्चर में थे वह एक्सीलरेशन होगी। लगता है उसे अपनी मॉम से सचमुच बात करनी ही होगी। उसकी मॉम और अनाहिता की मॉम बहुत अच्छी दोस्त थी, उसकी मॉम को जरूर कुछ पता होगा। अपनी मॉम के बारे में सोचकर रुद्राक्ष की भौहें आपस में सीकर गई। अनाहिता जो उसके बगल में बैठी थी, उसने ऑलरेडी अपना खाना खत्म कर लिया था और वह बेडरूम में जाने वाली थी। रुद्राक्ष ने उसे बुलाया, लेकिन उसे इग्नोर करके आगे जाना जारी रखा। माही रुको, रुद्राक्ष ने फिर से हेल्पलेस होकर उसे कहा। अनाहिता के कदम अपने निक नाम सुनकर रुक गए और उसने बिना किसी इमोशन के जवाब दिया, मेरा खाना हो गया है, इसलिए मैं अपने रूम में जा रही हूँ आराम करने। गुड। रुद्राक्ष अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही अनाहिता अपने रूम में चली गई। नाइट। रुद्राक्ष चेहरे पर परेशानी भारी एक्सप्रेशन आ गए। इन लड़कियों को मनाना इतना मुश्किल क्यों होता है? उसके बाद वह खड़ा हुआ और कुछ मिनट बाद उसने ध्रुव को कॉल किया। कॉल कनेक्ट होती ही तो ध्रुव ने तुरंत उठा लिया और रोती हुई आवाज में बोला, अब मुझे क्यों कॉल कर रहे हो तुम? मैं भूख के मारे करने वाला था और तुमने मुझे एक बार बचने की कोशिश भी नहीं कि तुम राक्षस हो। मैंने तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं, तुम चेक कर सकते हो। यह सुनते ही ध्रुव की कंप्लेनिंग टोन तुरंत बदल गई और वह बोला, देखो तो मैं हमेशा कुछ भी बोलता रहता हूँ, मैं तो बस यह कहना चाहता था तुम बहुत हैंडसम हो, इंटेलिजेंट हो, एलिगेंट हो और मेरे कितने अच्छे दोस्त हो। रुद्राक्ष ने डायरेक्टली कहा, रुक जाओ, तुम्हें ऑलरेडी पैसे मिल गए हैं, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। क्या तुमने सिर्फ मुझे 5 लाख रुपए दिए हैं?
तुम मुझसे कोई खतरनाक काम नहीं करवाने वाले हो, राइट? बस मेरे सवाल का जवाब दो। कौन सा सवाल? रुद्राक्ष ने बेडरूम की तरफ देखा और धीरे से पूछा। वह गुस्से में है। मैं उसे कैसे मनाऊं? उसकी बात सुनकर अचानक ध्रुव को खांसी आने लगी। उसने ऑलरेडी इमेजिन कर लिया था उसे 5 लाख रुपए के लिए कितनी बड़ी आग में कूदना होगा, कौन से पहाड़ को चढ़ाना होगा और कितने दुश्मनों को मारना होगा, और आखिर में उससे पूछा भी तो इतना सिंपल सा सवाल। ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था। आधे घंटे बाद रुद्राक्ष जिस लड़की को मनाने के तरीके ढूंढ रहा था वह डेस्क पर ही अपना सर पटकने लगी। अनाहिता ओल्ड संस्कृत लिटरेचर के होमवर्क में स्ट्रगल करते हुए अपने पेन की केप को बाइट कर रही थी। ओल्ड संस्कृत लिटरेचर काफी डिफिकल्ट था, लेकिन केयरफुली पढ़ने के बाद वह काफी कुछ समझ पा रही थी। वह उन सवालों को सॉल्व तो कर पा रही थी, लेकिन उनसे याद एक भी नहीं हो रहे थे। पक्का आज उसके साथ तो कुछ हुआ है, इसीलिए वह इतनी छोटी सी डिफिकल्टी वाली ओल्ड संस्कृत लिटरेचर का होमवर्क भी पूरी नहीं कर पा रही। ठीक उसी वक्त दरवाजा खुला। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, 10 एपिसोड नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो 3 घंटा हो गया, तो एडिटिंग करके सेव करने किया तो सेव नहीं हुआ, इसलिए 5 एपिसोड अपलोड किया हूँ। मुझे लगता है थोड़ा मोबाइल को साफ करना पड़ेगा, देखते हैं काल क्या होता है, नहीं तो काल 10 एपिसोड अपलोड कर दूंगी। ओके, धन्यवाद।